बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज S1। तो आज की इस वीडियो में हम S1 को कम्प्लीटली रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम ईयर 5। तो हम इस वीडियो को लेबल कर सकते हैं जनरल सर्जरी द एंड गेम, और हम सारी S1 को फिनिश करने वाले हैं। यूजुअली ऐसी वीडियो मैं लास्ट के दिनों में अपलोड करता हूँ, लेकिन अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस ट्यूमर, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। अगर प्राइमरी ट्यूमर की रिकरेंस विद इन 6 मंथ्स है तो आपने इसको लेबल करना है सिंक्रोनस ट्यूमर, और अगर प्राइमरी ट्यूमर की रिकरेंस आफ्टर 6 मंथ्स है तो उसको बोलते हैं मेटाक्रोनस ट्यूमर कहते हैं। और जो एंडेमिक गोइटर होता है इसकी जो प्रीवैलेंस होती है 10% प्रीवैलेंस होती है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं सर्जिकल एनाटमी वाला चैप्टर। ओके, तो सर्जिकल एनाटमी वाले में सबसे पहले है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की एनाटमी का रिलेशनशिप। उसका निमोनिक होता है हाइपोग्लोसल नर्व, एच से हाइपोग्लोसल आ जाएगा, सॉरी हाइपोग्लोसल नहीं, निमोनिक होता है हाफ। ओके, एच से हाइपोग्लोसल आ जाएगा, ए से इंटीरियर फेशियल वेन आ जाएगा, एल से लिंगुअल नर्व आ जाएगा, और एफ से आ जाएगा आपकी फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन, और लास्ट में फेशियल नर्व की मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच होती है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड का लिफ्ट जाता होता है जुगलो डायगैस्ट्रिक लिम्फ नोड के अंदर। अब जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड मैसेटर मसल के ऊपर पड़ा होता है, इसके अंदर फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस जो कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी होती है, और रिट्रोमैंडिबुलर वेन होता है। अगर आपने थायराइड ग्लैंड तक पहुंचना है तो आपने किन किन स्ट्रक्चर को क्रॉस करना पड़ता है। नंबर 1 स्किन है, नंबर 2 सबक्यूटेनियस टिश्यू है, नंबर 3 प्लेटिज्मा जो कि स्किन के अंदर पड़ा होता है, नंबर 4 डीप सर्वाइकल फेशिया आ जाएगा, उसकी इन्वेस्टिंग लेयर है, फिर ट्रैकियल लेयर आ जाती है। फिर आती है स्ट्राइप मसल। स्ट्राइप मसल में आपका निमोनिक होता है टोस, TOSS, थायरोहाइड, ओमोहाइड, स्टेनोहाइड, स्टेनोथायराइड होता है। और थायराइडेक्टमी में आपने किन किन चीजों को बचाना होता है। नंबर 1 दो नर्व्स इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल ब्रांच सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, रिकरल लैरिंजियल नर्व। ओके, इसके अलावा आपने सुपीरियर इंफीरियर थायराइड पेडिकल को आपने बचाना होता है। ओके, और इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी और पैराथायरॉयड ग्लैंड आ जाएगा। अब वो कौन कौन से मसल्स होते हैं जो कि थायराइड लोग को कवर करते हैं। पहले तो आपने रट्टा मारना है वही टॉस को, लेकिन टॉस में इन्होंने थायरोहाइड को हटा दिया है, बाकी रट्टा मार लो। ओमोहाइड है, स्टेनोहाइड है, स्टेनोथायराइड है। इसके अलावा क्रिकोहाइड होते हैं और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल होते हैं। स्ट्राइप मसल को सप्लाई करता है सर्विकैलिस, क्रिकोथायराइड को एक्सटर्नल ब्रांच और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है, और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर को सप्लाई करता है फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई करता है। बाकी इन मसल की जो डिवीजन होती है अपर पार्ट ऑफ नेक में होती है, क्योंकि कैंसर सर्विकैलिस लोअर पार्ट ऑफ नेक के अंदर होता है। अब किन किन आर्टरीज को आपने डिवाइड करना होता है ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है। अब इनकी लाइगेशन या जो होती है डिवीजन, इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसके साथ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी उसके साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है। और तो थायराइडेक्टमी के लिए जो इंसिजन देते हैं उसका नाम है कोचर ट्रांसवर्स कॉलर इंसिजन। याद करना, कोचर इंसिजन लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में भी देते थे, कोलिसिस्टेक्टमी में भी देते होते हैं। क्लियर। अब जो कोचर इंसिजन होता है इसकी लोकेशन क्या होती है। नंबर 1 इसकी लोकेशन होती है पैरेलल टू द स्किन क्रीज, जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से 1 सेंटीमीटर नीचे या स्टर्नल नोड से 2 सेंटीमीटर ऊपर। ओके, अब इसके बाद है कि इनकी डिवीजन यानी कि जो लाइगेशन आपने काम करनी होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी है उसकी जो लाइगेशन करनी होती है लो ऑन द ग्लैंड। ओके, ग्लैंड के अपने करीब रहनी है टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। जबकि इंफीरियर थायराइड आर्टरी की जो लाइगेशन करनी है वो भी ग्लैंड के अपने क्लोज, ठीक हो गया। ओके, बल्कि उसकी लाइगेशन होती है अवे फ्रॉम द ग्लैंड है। ऑलवेज कीप द ग्लैंड लोअर, हमने ये निमोनिक याद किया हुआ था, यानी सुपीरियर को आपने थायराइड ग्लैंड के नीचे करना होता है और इंफीरियर वाले को अवे फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड लाइगेट करना है टू अवॉइड डैमेज टू द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इसके बाद है ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है सिरकम एरियुलर, पेरिलोबुलर और इंटरलोबुलर प्लेक्सस होगा, वो डीप सब एरियुलर प्लेक्सस के पास जाता होता है। अब यहाँ से डिफरेंस होता है, जो अपर आउटर कॉर्टेंट होता है, लैटरल कॉर्टेंट होता है, इसका मेजर लिम्फ जाता होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड के पास, फिर वहाँ से इंफ्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, और वहाँ पे सब क्लीवियन ट्रंक में चला जाता है। जो 25% होता है ओके, वो इंटरपेक्टोरल या डेल्टोपेक्टोरल होता है। इंटरपेक्टोरल को रोटर लिम्फ नोड भी कहते हैं। मीडियल कॉर्टेंट का जाता है पैरास्टर्नल पर, इंफीरियर क्वाड्रेंट का जाता होता है इंफीरियर फ्रेनिक लिम्फ नोड पर। व्हाट इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर एक होलो कॉनिकल प्रोजेक्शन होती है फाइब्रस टिश्यू की, जिसकी एपेक्स सुपरफिशियल फेशिया से अटैच होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये नहीं स्किन को जोड़ता होता है, स्किन की डर्मिस को जोड़ता है पेक्टोरल फेशिया के साथ, और ये ब्रेस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता होता है। अगर कैंसर इस लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेगा तो फिर क्या होगा, इसकी स्किन की क्या हो जाएगी, स्किन की डिम्पलिंग हो जाएगी और निप्पल की इन्वर्जन हो जाएगी। इसके बाद मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में किस मसल को रिट्रैक्ट करते हैं, उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर। इसके 3 फंक्शन होते हैं, फ्लेक्शन, एडक्शन और मीडियल रोटेशन है। और इसके नीचे जो मसल पड़ा होता है वो पैक्ट माइनर होता है, और इससे रिलेटेड 3 तरह के लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। ओके, लेवल 1 लैटरल, लेवल 2 पोस्टीरियर और लेवल 3 आपके मीडियल पड़े हुए होते हैं। किन किन स्ट्रक्चर्स को आपने बचाना है एक्सिला के अंदर, तो उसका निमोनिक है ALT, एक्सिलरी वेन, लॉन्ग थोरैसिक नर्व और थोरैकोडोर्सल नर्व होता है। बाकी ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछा हुआ है, अपर आउटर क्वाड्रेंट का स्पेसिफिकली जो होता है 75% तक ऑलमोस्ट जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड, वहाँ से क्लेविकुलर लिम्फ नोड, सुप्रा क्लेविकुलर, इंफ्रा क्लेविकुलर, और वहाँ से सब क्लीवियन लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है। जो 25% होता है वो इंटरपेक्टोरल या डेल्टोपेक्टोरल पे जाता है। इसके अलावा इंफीरियर डीप सर्वाइकल
लिम्फ नोड में चला जाता है। नेक्स्ट है सेंटिनल लिम्फ नोड। सेंटिनल लिम्फ नोड ये सबसे पहला लिम्फ नोड होता है जो कि ट्यूमर बेरिंग एरिया को ड्रेन करता है। यहाँ पे मैंने एक फोदरगिल साइन लिखा हुआ है। फोदरगिल साइन क्या होता है? इंट्रा एब्डोमिनल मैस को एब्डोमिनल वाल से डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे और अगर में मैस फील हो जाता है तो उसका मतलब है वो मैस था वाल के अंदर। ओके, यानी जो मैस है वो पाल्पेबल रहेगा जब हम रेक्टस मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? हम पेशेंट को कहेंगे पिलो से अपना हेड रेस करो। इसके बाद एब्डोमेन के क्वाड्रेंट, एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने के लिए 9 रीजन्स कहना चाहिए। तो उसके लिए दो तरह की लाइंस होती है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो वर्टिकल लाइन होती है मिड क्लेविकुलर लाइन से पास करती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऊपर वाली थी वो ट्रांसपाइलोरिक और नीचे वाली इंटरट्यूबरकुलर फ्लेन है। इसके बाद आर्टीरियल सप्लाई और स्टोमक होता है। स्टोमक की आर्टीरियल सप्लाई को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर और फंडस वाली। जो लेजर कर्वेचर पे होती है वहाँ पे राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो सिलिक आर्टरी से आती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर ग्रेटर कर्वेचर पे एपिप्लॉइक आर्टरी होती है। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी होती है। जो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी होती है सप्लेनिक आर्टरी से आती है। जो राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से आती है। जो फंडस है उसको सप्लाई करती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सप्लेनिक आर्टरी से आती होती है। क्लियर? एक बात बता दूं, जो सिलिक आर्टरी है ना उसकी 3 मेन ब्रांचेस होती है। सप्लेनिक आर्टरी होता है, इसके अलावा एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है और तीसरी आर्टरी होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। फिर वहां से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी पे निकल जाती है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू पॉइंट लिखे हुए हैं। जो गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है ये ब्लीड करती है इन द गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी ब्लीड करती है इन द अल्सर ऑफ डूडिनम, यानी डूडिनम अल्सर जो होता है पोस्टीरियर वाल में, उसमें जो आर्टरी ब्लीड करती है वो होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी होती है। जबकि लेजर कर्वेचर पे जो अल्सर होता है उसकी वजह से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इरोजन होती है। जबकि सप्लेनिक आर्टरी की इरोजन क्या होती है? पोस्टीरियर वाल ऑफ स्टोमक अल्सरेशन की वजह से। ओके, यानी अगर स्टोमक के पोस्टीरियर वाल का अल्सर है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशनशिप ऑफ स्टोमक। तो स्टोमक के पीछे क्या क्या पड़ा होता है? डायफ्राम है, लेफ्ट किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड है, सप्लेनिक आर्टरी और सप्लेनिक वेन है। बाकी आर्टरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी होती है। कौन से लिम्फ नोड्स को आपने देखना होता है ड्यूरिंग गैस्ट्रेक्टमी? तो उसके 4 एरियाज होती है, एरिया 1 और एरिया 4 राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड है। फिर एरिया 2 में राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक और एरिया 3 में पेनक्रियाटिक और सप्लेनिक होती है। ओके, इसके बाद हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ कैलोट होता है। इसके लैटरली सिस्टिक डक्ट होती है, मीडियली आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट होता है और सुपीरियरली क्या होता है? इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर होता है। इसके कंटेंट पे राइट हिपैटिक आर्टरी या राइट हिपैटिक आर्टरी से सिस्टिक आर्टरी निकलती है और सिस्टिक लिम्फ नोड ब्लैंड होता है। ओके, इसके बाद सर्जिकल एनॉमलीज ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी। तो लैप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी में क्या क्या सर्जिकल एनॉमलीज देखने को मिल सकती होती है? नंबर 1 जो सिस्टिक डक्ट होती है वो कॉमन बाइल डक्ट से एडहेरेंट हो सकती है। नंबर 2 एसेसरी या बेरेंट वेसल गॉल ब्लैडर में एंटर हो रही है। नंबर 3 जो सीबीडी है काफी लॉन्ग है या बाइफिड है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऑफ सीबीडी। ओके, अब सीबीडी याद रखना कि पोर्टल ट्राइड आपने सुना होगा। पोर्टल ट्राइड में क्या थी? हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर था, पोर्टल वेन थी, आपने इसको रट्टा मार लिया। फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, इंफीरियर वेना कैवा और हेड ऑफ पेनक्रियास से रिलेशनशिप पे होती है। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ कैलो ट्राइंगल है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैलो ट्राइंगल क्या होती है कि इसी कैलो ट्राइंगल के अंदर सिस्टिक आर्टरी होती है और उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और लाइगेट करना होता है टू अवॉइड डैमेज टू द एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। ओके, एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से डूडिनम में खत्म होना होता है, तो डूडिनम से रिलेशनशिप है इसका। लाइक सुप्रा डूडिनल पार्ट है जो डूडिनम से ऊपर है, फिर डूडिनम के पीछे रेट्रो डूडिनल, फिर डूडिनम के नीचे इंफ्रा डूडिनल और डूडिनम के अंदर इंट्रा डूडिनल पार्ट है। अगर आपने गाल ब्लैडर तक पहुंचना है तो किन किन लेयर्स को क्रॉस करना है? अगर स्प्लीन तक पहुंचना है, स्प्लीनेक्टमी के लिए, तो फिर कौन कौन से लेयर्स को क्रॉस करना होता है? सबसे पहले आपका हमेशा आता है स्किन, फिर आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आपकी रेक्टस शीथ आ जाती है। रेक्टस शीथ में एंटीरियर रेक्टस शीथ है, फिर रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, फिर पोस्टीरियर रेक्टस शीथ आता है, फिर फेशियल ट्रांसवर्सैलिस है, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और पेरिटोनियम आ जाता है। अगर स्प्लीन तक पहुंचना है तो स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, दोबारा वही इंटीरियर रेक्टस शीथ, रेक्टस एब्डोमिनस, पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है, फिर फेशियल ओके ठीक हो गया, फेशियल ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, पैराइटल पेरिटोनियम है। फिर इसके कुछ लिगामेंट्स आ जाते हैं, ग्रेटर मोमेंटम, गैस्ट्रोसप्लीनिक और सप्लीनोरीनल लिगामेंट, ये सब चीजें आ जाती है सप्लीन के अंदर। पोस्टीरियर रेक्टस शीथ की सिग्निफिकेंस है कि आर्कुएटी लाइन बनाती है, वहाँ पे स्पिगलियन हर्निया देखने को मिलता होता है। मेन कंटेंट ऑफ कैलो ट्रायंगल तो वो कौन कौन से होते हैं? राइट हिपैटिक आर्टरी और सिस्टिक आर्टरी होता है। व्हाट इज क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी इन कोलिसिस्टेक्टमी? तो आपने सेफ्टी कैसे मेंटेन करनी होती है? नंबर 2 हिपैटोसिस्टिक ट्रायंगल के अंदर फाइब्रोफैटी टिश्यू को आपने निकाल देना है। नंबर 2 लोअर पार्ट ऑफ सिस्टिक प्लेट आपने इसको एक्सपोज कर देना है। फिर एक्सपोज करने के बाद आपको सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी आपको मिलेगी जो कि गाल ब्लैडर में एंटर हो रही होती है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। स्प्लीनेक्टमी के लिए कौन कौन से इंसिजन देते होते हैं? स्प्लीनेक्टमी के लिए हम मिड लाइन इंसिजन देते होते हैं, लेफ्ट सबकोस्टल इंसिजन दे सकते हैं, अपर एब्डोमिनल ट्रांसवर्स इंसिजन है, या जायंट स्प्लीनोमेगाली में लॉन्ग ऑब्लिक इंसिजन देते हैं। व्हाट इज स्प्लीनिक फ्लैक्चर? स्प्लीनिक फ्लैक्चर ये लेफ्ट वाले साइड पे होता है। ओके, और यहीं पे सबसे ज्यादा बोवल इस्कीमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्प्लीनिक पेडिकल्स ऐसे ब्लड वेसल्स या एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्प्लीन को उसके हाइलम से दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते होते हैं। अब जो स्प्लीनिक
पार्टिकल होता है, उसमें सप्लीनिक आर्टरी होती है, सप्लीनिक वेन होती है, उसके अलावा गैस्ट्रोसप्लीनिक और लीनोरिनल लिगामेंट्स देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद स्प्लीन एनक्यूली होता है, स्प्लीन एनक्यूली को हम सुपर न्यूमरी एसेसरी स्प्लीन भी कहते हैं, स्प्लीन्यूल्स भी कहते हैं। ये स्प्लीन के छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो कि मेन ग्लैंड से सेपरेटेड होते हैं। ये नॉर्मल स्प्लीन के कंजेनिटल नोड्यूल्स होते हैं, बिनाइन होते हैं और ये सिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर किसी ऑटोइम्यून डिजीज में जिसको हम इसको निकाल रहे हैं तो ये भी ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करने की वजह से क्या होगा, आपको रिकरेंस देखने को मिलती है उस पार्टिकुलर डिजीज की, लेट रिलैप्स देखने को मिलता होता है। तो ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड एसेसरी स्प्लीन है ग्रो कर जाएगी और रिलैप्स करवा देती है, दैट इज वाई आपने इसको रिमूव कर देना होता है। ओके, अब इसके बाद आईटीपी है। आईटीपी हो तो आपने क्या करना है, स्प्लीनेक्टमी करनी होती है। क्या इंडिकेशन आईटीपी में स्प्लीनेक्टमी करने की, अगर स्टीरॉयड की थेरेपी फील हो गई है या स्टीरॉयड के बाद 2 रिलैप्स आ गया या परसिस्टेंट आईटीपी होता है, ठीक है। और अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो आपने क्या करना है, प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना होता है। लेकिन जैसे ही स्प्लीनिक आर्टरी लाइगेट आपने कर दिया तो मजीद प्लेटलेट देना बंद कर देनी है, क्योंकि रीबाउंड थ्रोम्बोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब स्प्लीनिक इन्फेक्शन है। स्प्लीनिक इन्फेक्शन के कॉजेज क्या होते हैं, माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस आपको देखने को मिलती है। अगर स्प्लीन का अगर इन्फेक्टेड या एब्सेस हो जाए तब आपने सर्जरी करनी होती है। इसके बाद स्प्लीनिक आर्टरी एन्युरिज्म है, ये प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलता है। अगर इसका साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो आपने एम्बोलाइजेशन या स्प्लीनेक्टमी करनी होती है। इसके बाद अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स के लिए आपने क्या करना होता है, मैकबर्नी पॉइंट को तलाश करना होता है, लैटरल 2/3 और मीडियल 1/3 के जंक्शन पे पड़ा होता है। तो इसके लिए आपने जो इंसिजन देना होता है वो है ग्रिड आयरन इंसिजन। ग्रिड आयरन इंसिजन क्या होता है, मैकबर्नी पॉइंट से राइट एंगल पे होता है, यानी स्पाइनो अम्ब्लाइकल लाइन के राइट एंगल पे होता है। दूसरा ट्रांसवर्स लेंस इंसिजन है, जो कि अम्ब्लाइकल से 2 सेंटीमीटर नीचे देखने को मिलता है, 2 सेंटीमीटर अबव सुप्रास्टर्नल नोच, तो वो ट्रांसवर्स या कोलर इंसिजन था। क्लियर। अब वो कौन किन स्ट्रक्चर्स को आपने क्रॉस करना है इन्फ्लेम अपेंडिक्स तक पहुंचने के लिए, तो आपकी स्किन आती है, सबकुटेनियस टिश्यू है, सबकुटेनियस टिश्यू में आपका फेशिया, कार्पा, फेशिया, स्कारपा, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर आपके एक्सटर्नल ओब्लिक है, फिर इंटरनल ओब्लिक है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है, फिर फेशिया ट्रांसवर्सालिस है, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है, फिर पाराइटल पेरिटोनियम देखने को मिलता होता है। अगर आपने किडनीज तक पहुंचना है, दोबारा वही लेयर स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू है, लेकिन यहाँ पे इजाफी चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है L2GP। ओके, 2 L आपने रट्टा मार लेने हैं, लैटिस्मस डोर्साई और लंबर फेशिया और जीपी। लास्ट में क्या होगा, पेरिटोनियम के बाद जिरोटा फेशिया और पेरिनेफ्रिक फैट आ जाएगा। एक सिंड्रोम होता है प्रून बैली सिंड्रोम। प्रून बैली सिंड्रोम में क्या क्या चीजें होगी, प्रून बैली सिंड्रोम में क्रिप्टोरकाइटिज्म है, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट और जेनिटल यूरिनरी डिफेक्ट आपको देखने को मिलते होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंग्वाइनल हर्निया वाला चैप्टर है। ओके, तो इंग्वाइनल हर्निया वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज पूछी हुई है। इंग्वाइनल कैनाल होता है क्या, एक ओब्लिक इंट्रामस्कुलर पैसेज होता है, 4 सेंटीमीटर का होता है और मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इंग्वाइनल कैनाल की डिफरेंट वाल होती है, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, रूफ और फ्लोर होता है। एंटीरियर वाल बनती है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से, लाइक एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से बनती होती है, जो पोस्टीरियर वाल होती है फेशियल ट्रांसवर्सालिस से बनती है। ओके, बाकी कॉन्जॉइंट टेंडन से स्ट्रेंथेंड होता है मीडियल 2/3 के अंदर। बाकी जो रूफ बनती है, रूफ किस चीज से बनती है, रूफ इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के आर्किंग फाइबर्स होते हैं, फ्लोर बनता होता है इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता होता है। ओके, और मीडियली ये लैकुनर लिगामेंट से स्ट्रेंथ हो जाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। बाकी इंडायरेक्ट और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के डिफरेंस होते हैं। जो इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, इसके जो सैक की जो प्रोट्रियन साइट है वो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, जबकि डायरेक्ट हर्निया पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से एंटर होता है थ्रू द हैसेलबैक ट्रायंगल। जो इंडायरेक्ट हर्निया यंग में देखने को मिलता है, जो डायरेक्ट हर्निया होता है डली पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट हर्निया पेयर शेप होता है, डायरेक्ट हर्निया ग्लोबुलर शेप होता है। इनडायरेक्ट हर्निया स्क्रोटम तक पहुंचता है, जबकि डायरेक्ट हर्निया स्क्रोटम तक नहीं पहुंचता होता। इनडायरेक्ट हर्निया की वही डायरेक्शन है जो कि इंग्वाइनल कैनाल की होती है, लाइक डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, जबकि इसकी जो डायरेक्ट हर्निया की होती है वो स्ट्रेट आपको डायरेक्शन देखने को मिलती है। जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लैटरल होता है, डायरेक्ट हर्निया मीडियल होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से। इनडायरेक्ट हर्निया में डीप रिंग और क्लियर टेस्ट पॉजिटिव होता है, इनडायरेक्ट में पॉजिटिव होता है, डायरेक्ट में पॉजिटिव नहीं होता। क्लियर। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल, जिसमें डायरेक्ट हर्निया देखने को मिलता है, जो कि मीडियल होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से। ओके, तो इसकी बाउंड्रीज क्या होती है, लैटरली आपको क्या देखने को मिलता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है, मीडियली ट्रांसवर्सल रेक्टस एब्डोमिनस है। ओके, और जो इंफीरियरली होगा वो इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। ओके, ठीक हो गया। बाकी जो इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर जो हर्निया होता है सुपीरियर तो वो इंग्वाइनल हर्निया होता है, इंफीरियर लैटरल जो होता है वो फेमरल हर्निया होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कंटेंट्स इन इंग्वाइनल कैनाल। अच्छा, यहाँ पर डीप इंग्वाइनल रिंग की लोकेशन पूछी हुई है, तो डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है, फेशिया ट्रांसवर्सालिस में ओवल ओपनिंग होती है 1.25 सेंटीमीटर, ओके, अबव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इसके बाद कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल इन मेल है, तो फीमेल में तो आपको पता राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस होता है। मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, इंग्वाइनल जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व, और उसके अलावा ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स आपको देखने को मिलती होती है। ओके, अगर आपने सैक तक पहुंचना तो किन किन लेयर्स को क्रॉस करना है, नंबर 1 स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, फिर एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की अपोन्यूरोसिस है, फिर आप इससे इंग्वाइनल कैनाल में पहुंच जाओगे तो कवरिंग ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, और कवरिंग ऑफ कॉर्ड की बात आ जाएगा कवरिंग ऑफ सैक आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद कौन सी नर्व हर्निया में डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर। ओके, बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो फेमरल हर्निया होता है थर्ड मोस्ट कॉमन हर्निया होता है। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा
और प्यूबिक ट्यूबरकल्स इंफीरियर लैटरली आपको देखने को मिलता होता है। ट्रीटमेंट ऑफ फेमरल हर्निया क्या होता है? फेमरल हर्निया मोस्ट कॉमन हर्निया जो कि इनकार्सिरेट करता है, स्ट्रैंगुलेट करता है, इरिड्यूसिबल होता है। तो इसका ट्रीटमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं लोग, पुट लुथीसियन और मैकार्डी होता है। ठीक हो गया, ओके ठीक है। जो इंडायरेक्ट और फीमोरल हर्निया दोनों राइट साइड पे देखने को मिलते हैं। डीडीज ऑफ फेमरल हर्निया, फेमरल हर्निया की डीडीज के अंदर इंग्वाइनल हर्निया, सैफनस वेरिक्स है, फीमोरल लिम्फ नोड है, लाइपोमा, फीमोरल एनोरिज्म और सोज एब्सेस वगैरह आ जाती होती है। क्लियर? स्ट्रैंगुलेशन होती क्या है? नंबर 1, हर्निया पहले फंसेगा, इनकार्सिरेशन होगी, फिर इंट्रैपमेंट होगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और शॉक देखने को मिलेगा। अब इनकार्सिरेशन क्या होता है? इनकार्सिरेशन का मतलब है कि जो हर्निएटेड ऑर्गन है वो ट्रैप हो गया, उसकी स्वेलिंग और एडिमा देखने को मिल रहा है। ओके ठीक हो गया। तो ये आपको देखने को मिलता होता है। स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन का मोस्ट कॉमन कास्ट ऑफ स्मॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन विदाउट एनी प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। ओके ठीक हो गया, यही आता है। अगर प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी है तो एडहेरेंस आपने रट्टा मार लेना है। बाकी इंडायरेक्ट हर्निया क्या, अगर 3 में डिवाइड करते हैं। बुबोनोसील जिसमें सैक से इंग्वाइनल कैनाल में होता है। ओके अगर सैक टॉप ऑफ स्क्रोटम तक आ रहा है तो उसको फ्यूनिकुलर कहते हैं, और इसके बाद कंप्लीट आ रहा है तो बेस ऑफ स्क्रोटम तक जाता है। बुबोनोसील, फ्यूनिकुलर और कंप्लीट आता है। जो अम्ब्लाइकल हर्निया होता है कॉनिकल इन शेप होता है, चिल्ड्रन में देखने को मिलता होता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर खुद ब खुद ठीक नहीं होता तो आपने हर्नियोग्राफी करनी होती है। जो अम्ब्लाइकल और पैराम्ब्लाइकल को देख लेते हैं। अम्ब्लाइकल सर्कमफरेंशियल एनलार्जमेंट होती है, पैराम्ब्लाइकल आर्क लाइक होता है, आर्क ऑफ अम्ब्लाइकस होता है, विद हर्निया अबव एंड बिलो द आर्क होती है। ओके जो पैराम्ब्लाइकल हर्निया ओबीस एडल्ट में देखने को मिलता होता है, इसमें आपने मैश रिपेयर करना होता है। क्लियर? डीप इंग्वाइनल रिंग फेशियल ट्रांसवर्सैलिस के अंदर ओवल ओपनिंग होती है। अम्ब्लाइकल हर्निया का आपने 2 साल तक वेट करना होता है, इसके बाद आपने एनाटॉमिकल या मैश रिपेयर करना होता है। डांड या मैयो रिपेयर कर सकते हैं, मैश रिपेयर कर सकते होते हैं। बाकी फेमरल हर्निया वाला था। फेमरल हर्निया की क्या बाउंड्रीज थी? फेमरल हर्निया की बाउंड्रीज में इंटीरियरली क्या पड़ा था? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ओके सही है। ओके इसके बाद हम क्या होता है मीडियली जो फेमरल हर्निया यानी फीमोरल किनाल वाले के अंदर, तो मीडियली क्या था? शार्प एज ऑफ लैकुनर लिगामेंट होता है। पोस्टीरियरली पैक्टन प्यूबिस और लैटरली क्या था? फेमरल वेन थी। ओके यानी आपने रट्टा मार लेना वैन को, वेन आर्टरी नर्व है, ठीक है। और वेन के भी मीडियली क्या पड़ा था? ओके वेन के मीडियली भी क्या पड़ा होता है आपका? फेमरल किनाल देखने को मिलती है। ओके बाकी है कि स्ट्रक्चर इंपीडिंग रिडक्शन ऑफ फेमरल हर्निया, तो वो लूप ऑफ बॉविल होते हैं और उसमें जो वैसल डैमेज होती है वो फेमरल वेन होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड वैसल्स के अंदर। राइट फेमरल वेन का रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। आगे आगे हमेशा इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, मीडियली इसके लैकुनर लिगामेंट है, पोस्टीरियरली पैक्टन प्यूबिस इलियोपेक्टिनल लिगामेंट होता है, और लैटरली क्या होगा? फेमरल आर्टरी होगी। ओके अब टेस्टिस वाले टॉपिक में आ जाते हैं। अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है? निमोनिक है, मीठा, मैलिग्नेंसी, इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर टॉर्शन, हर्निया और एट्रोफी देखने को मिलती है। टेस्टिस के लिए आप अल्ट्रासोनोग्राफी और लैप्रोस्कोपी करते हैं डिसेंडेड टेस्टिस के अंदर। अब इसके फिक्स करने को बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी कहते हैं। इसमें आपने 3 नॉन एब्सॉर्बेबल सुचर आपने देने होते हैं। कैसे करेंगे? नंबर 1 आपने हाई स्क्रोटल इंसिजन देना होता है, हाई ट्रांसफर स्क्रोटल इंसिजन है। सबसे पहले आपने डार्टोस पाउच बनाना होता है। ओके क्लियर? डार्टोस पाउच आपने बना दिया, फिर आपने जो इंसिजन को डीप करना है, टेस्टिस से लेके जाना होता है, फिर आपने गुबर्नाकुलर अटैचमेंट को आपने रिलीज करना होता है। क्लियर? फिर आपने क्रीमास्टिक फाइबर को सेपरेट किया। इन शॉर्ट कि आपने क्या करना है, जो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर उसको वापस आपने डार्टोस पाउच के अंदर लेके आना है। फिर आपने उस पाउच को स्क्रोटल सेप्टम से फिक्स करना होता है, फिर स्क्रोटल स्किन को क्लोज करना है विद डिसॉल्वेबल सूचर। 3 नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर्स, 3 एब्सॉर्बेबल सूचर वैसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन बुक नॉन एब्सॉर्बेबल सूचर भी कहती है। ओके तो इसके साथ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व्ड इन मास्टेक्टमी, तो वो कौन सा होता है? एक्सिलरी वेन। बल्कि ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर प्रिजर्व ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइरेंजियल नर्व, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड के सुपीरियर इंफीरियर पेडिकल्स होते हैं और कैरोटिड आर्टरी होता है। मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड जो कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? इसके बाद हम आ जाते हैं प्री ऑप इवैल्यूएशन के अंदर। एक फीमेल है जिसको डायबिटीज है, तो आपने इसकी कैसे प्री ऑप प्रिपरेशन करनी है? नंबर 1 इन्फॉर्म कंसर्न लेनी होती है सबसे पहले। नंबर 2 बी ऑन द लिस्ट होता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक डोज की आपने छुड़वा देना है। ग्लूकोज का चेकअप कराना होता है। आपने IV लाइन डालनी है, IV कैनुला डालना है जिसमें डेक्सट्रोज लाइन होगा, और आपने कल्चर सेंसिटिविटी के लिए सैंपल को भेज देना है। अब ब्रेस्ट एब्सेस की सारा बता रहे हैं। ब्रेस्ट एब्सेस के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? पहले CBC कराओगे, इसमें TLC और DLC देखोगे, मिल्क और पस के एस्पायरेशन कराओगे फॉर कल्चर सेंसिटिविटी एंड साइटोलॉजी है, और अल्ट्रासाउंड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ट्रीटमेंट के अंदर अर्ली स्टेजेस में अगर मास्टाइटिस है तो आप क्या करते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं 2 हफ्ते तक। फ्लूक्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, कोआमोक्सोक्लेव है। ब्रेस्ट सपोर्ट और लोकल हीट अप्लाई करते हैं। अगर एब्सेस बन गई है तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन है और इंसिजन ड्रेनेज आप करते होते हैं। पोस्ट ऑप के अंदर आपने क्या करना होता है? आपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना होता है, एंटीबायोटिक देनी होती है, वुंड की केयर करनी होती है और डिब्राइडमेंट करनी है वुंड की अगर जरूरत पड़े। ओके बाकी यहाँ पे लिखा है कि प्री ऑफ पोटेशियम, इसको आपने चेक करना होता है। इन टेकिंग डायोरेटिक्स है। TPN के अंदर सबसे ज्यादा जो वेन प्रेफर करते हैं वो सब क्लेमर वेन होता है, फिर इंटरनल जुगुलर वेन और लास्ट में फेमरल वेन होता है। हेमरेज टाइप 2 15 से लेकर 30 तक का होता है। 15 से कम है तो वो क्लास 1 है, 30 लेकर 40 है तो 3 है, 40 से ज्यादा है तो 4 आ जाती है। हाइपोटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया तो वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। हाइपोटेंशन प्लस टैकीकार्डिया
तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। बाकी हाइपोवोलेमिक शॉक तो दो में डिवाइड करते हैं, हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक शॉक होता है। क्लियर। इसके बाद है हार्वेस्टिंग स्किन ग्राफ्ट जो हम लेते होते हैं। ओके स्किन ग्राफ्ट लेने के बाद हम क्लोज सेक्शन ड्रेन हम अप्लाई करते होते हैं। ओके 16F में जो एफ होता है वो आउटर डायमीटर को शो करता होता है। एनजी ट्यूब डालने के लिए बच्चों के अंदर अडल्ट में NEX और बच्चों में NEMU। ओके इसके अलावा जो केडी ट्यूब होता है, केडी ट्यूब एयर कॉलम को मॉनिटर करने के लिए होता है। उसके अलावा आपने 6 हफ्तों पहले आपने प्री ओप अपने 6 हफ्ते पहले ही OCP को स्टॉप कर देना होता है। बाकी HB की कुछ इंडिकेशन लिखी हुई है इलेक्टिव सर्जरी में और इमरजेंसी सर्जरी में। ओके ठीक हो गया। अगर HB 8 से कम है तो आपने ट्रांसफ्यूज ब्लड देना होता है सर्जरी, फिर आपने सर्जरी करनी है। और HB अगर 10 से कम है तो आपने सर्जरी कर देनी है। अगर इलेक्टिव केसेस में पड़े, अगर HB 8 से कम है पहले ट्रांसफ्यूज ब्लड देना, फिर आपने सर्जरी को रोक देना है थोड़ी देर तक। और HB अगर 10 से कम है तो आपने सर्जरी को पोस्टपोन करना और एनीमिया को इन्वेस्टिगेट करना होता है। क्लियर। इसके बाद वारफरीन के हिसाब से वारफरीन वाली यानी जो वारफरीन बंदा यूज़ कर रहा है तो इसकी पेरी ऑप मैनेजमेंट क्या होगी। नंबर 1 वारफरीन को आपने सर्जरी से 5 दिन पहले छुड़वाना होता है। नंबर 2 आपने APDT टाइम को मॉनिटर करना है, 1.5 तक आपने रखना होता है। अगर INR 1.5 से कम हो जाता है तो आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन देने होते हैं, UA आपने देना UH देना होता है। और सर्जरी से 2 घंटे पहले आपने छुड़वा देना है। अगर INR 1.5 से बढ़ जाता है तो आपने विटामिन के लेना है। ओके और फिर सर्जरी के 12 से लेकर 24 घंटों के बाद आपने वारफरीन और हेपेरिन को स्टार्ट कर देना है। ओके ठीक हो गया। और आपने हेपेरिन को स्टॉप कर देना है once the full effect of heparin has been reached। ओके इसके बाद है प्री ऑप इवैल्यूएशन फॉर लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। तो सबसे पहले ओवरऑल फिटनेस देखते हैं कि कार्डिक एरिथमियास या एम्फिसीमा यानी हार्ट की कोई डिजीज या रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है। प्रीवियस सर्जरी का देखते हैं कि स्कार या डीएन तो नहीं है। बॉडी हैबिटेट्स देखते हैं, ओबेसिटी या स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। थ्रोम्बोप्रोफाइलैक्सिस है। बायोकेमिकल स्टेटस है, इसमें CBC RFT LFT प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, HbA1c चेस्ट एक्सरे आ जाएगा और इन्फॉर्म कंसेंट आ जाता है। लैप्रोस्कोपी के अंदर हम नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं। नीमोपेरिटोनियम का मतलब है एयर इन पेरिटोनियल कैविटी और ये विसरा को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। 2 तरह के मेथड से करते हैं, क्लोज मेथड और ओपन मेथड होता है। क्लोज मेथड वेरी स्नीडर से करते हैं, ओपन मेथड मॉडिफाइड हैसन अप्रोच से करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन गैस इस्तेमाल करते हैं वो CO2 होती है क्योंकि सस्ती होती है, रेडिली अवेलेबल होती है। ओके कंबशन को सप्रेस कर देती है, इजीली एब्जॉर्बेबल होती है और रेस्पिरेशन से एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसमें जो प्रेशर मेंटेन करते हैं वो 12 से लेकर 15 का होता है। इसके बाद इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। तो मोस्ट कॉमन जो होती है वो बाइल डक्ट इंजरी ना हो जाए, लेकिन आपने रट्टा मारने देना कि पोर्ट साइड ब्लीडिंग है। ओके इंट्राऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान की जो पोर्ट आपने लगाया वहां से ब्लीडिंग हो गया, गॉल ब्लैडर परफोरेट हो गया, कोई विसरा इंजर्ड हो गया, एयोर्टा इंफीरियर वेना के बाद जो मेजर वेसल्स है वो डैमेज हो गया या CO2 की रिटेंशन हो गया। इसके बाद एक फीमेल पेशेंट है जो कि मैल नरिशमेंट और अनीमिया है जिसकी वजह से सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया। तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे असेस करना है, आपने BMI देखना होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को आपने देखना है, मीट अपर आर्म सर्कमफरेंस है, ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस है। इसके अलावा CBC RFT LFTs कोगुलेशन प्रोफाइल यूरिया इलेक्ट्रोलाइट कराना है। अब पेशेंट को अपने एडवाइस देनी है कि बैलेंस डाइट ले, बेड रेस्ट करे, विटामिन मिनरल्स ले, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ओके और एसोसिएटेड इलनेस को ठीक करे और वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करे, अदरवाइज हर्निया हो जाएगा। ओके क्लियर। इसके बाद है कि पोस्ट ओप आपको फर्स्ट डे के बाद जो आपको फीवर देखने को मिलता है उसका मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, एटीलैक्टेसिस होता है। या तो बहुत ज़्यादा पेन है या बहुत ज़्यादा नार्कोटिक्स है, उसकी वजह से एटीलैक्टेसिस होता है। इसकी मैनेजमेंट में आपने अर्ली एम्बुलेशन करनी होती है, चेस्ट की फिजियोथेरापी या परकशन करनी होती है। इसके अलावा इंसेंटिव स्पायरोमेट्री और आपने पेन कंट्रोल आपने देना होता है। अब हम पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाती है। सबसे पहला वुंड डिसीजेंस है। वुंड डिसीजेंस क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ एनी और ऑल द लेयर्स इन द वुंड होती है, इसको बर्स्ट एब्डोमेन भी कहते होती है। ओके इसके बाद अब यहाँ पे बताया कि विद इवेसरेशन और विदाउट इवेसरेशन है। अगर वुंड डिसीजेंस विद इवेसरेशन है तो सर्जिकल इमरजेंसी है, अगर विदाउट इवेसरेशन है तो आपने इलेक्टिव क्लोजर आपने करना होता है लेकिन इमीडिएट करना होता है। वो डिसीज में क्या होगा, सीरस या सीरोसेंगियस डिस्चार्ज देखने को मिलता होता है और ये 5वें से लेकर 5th to 8th डे पोस्ट ऑप देखने को मिलता होता है। इसमें मोर्टेलिटी भी काफी बढ़ जाती होती है। ओके वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि वोन डिसीज को कंट्रोल करते हैं, जनरल और लोकल फैक्टर्स होते हैं। जनरल फैक्टर में माल नरिशमेंट आ जाएगा आपकी, ओके ओबेसिटी, डायबिटीज है, रीनल फेलियर है, जॉन्डिस, सेप्सिस, कैंसर आ जाएगा। लोकल फैक्टर में इनएडिक्वेट या पुअर क्लोजर ऑफ वुंड आ जाएगा, पुअर लोकल वुंड हीलिंग है, लाइक इन्फेक्शन, हीमाटोमा, एसिडोमा की वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, फॉर एग्जांपल COPD वाला पेशेंट है। ओके इसके बाद हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर। ओके तो पोस्ट एप्रोटमी में जो स्विचर इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोलिन इस्तेमाल किया जाता है। प्रोलिन की इस्तेमाल करते हैं निमोनिक है, टेंस इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, आई से इन्फेक्शन कम होने के चांसेस होते हैं, एन से नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर होता है और एस से स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि ओके सर्जरी के बाद क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव फीवर और टैकिपनिया हो गया तो क्या क्या डिफरेंशियल हो सकती है। पोस्ट ऑपरेटिव पायरेक्सिया, ओके सेप्टिसीमिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या लीकेज ऑफ एनास्टोमोसिस, इसकी वजह से आपको पोस्ट ऑपरेटिव पायरेक्सिया देखने को मिल सकता होता है। अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अच्छा वुंड डिसेंस में है कि जो सर्जिकल वुंड है वो खुद ब खुद ओपन हो गया 5 से लेकर 10वें दिन पे पोस्ट ऑपरेटिवली होता है और सीरोसेंगियस डिस्चार्ज आपको देखने को मिलती है आफ्टर द कफ। ओके तो आपने ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल रिक्लोजर ऑफ वुंड को दोबारा खोलना होता है और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन
प्रोटेक्शन बाय एंटीबायोटिक्स है। ओके, बाकी एनसेट्स होती है, एनसेट्स एस्थमेटिक वाले पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म करा देती है, डेट इज वाई आपने अवॉइड करना होता है, बैलेंस एनाल्जेसिया करना होता है। ओके, जब अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं तो आपने पहले ड्राइनेस करना है बिफोर यूजिंग एनी डायथर्मी है। कीमोथेरापी आफ्टर सर्जरी और रेडियो तो उसको एडजुवेंट कीमोथेरापी कहते हैं, और अगर पहले देते हैं तो उसको न्यू एडजुवेंट कहते होते हैं। रीमॉडलिंग है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वुंड, यानी जो वुंड की रीमॉडलिंग होती है इसमें कोलेजन टाइप 3 रिप्लेस हो जाता है कोलेजन टाइप 1 से। ओके, ठीक हो गया। इसमें आगे आ जाते हैं हीमोस्टेसिस। ओके, अब वुंड हीलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। वुंड हीलिंग में आपके कौन के स्टेप्स होते हैं? ओके, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन और प्रोलिफरेशन, बाद में वुंड की रिमॉडलिंग हो जाती है, 3-1 में कन्वर्ट हो जाता है। डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की प्रोफाइलैक्सिस, इसमें आपने क्या करना होता है? प्रोफाइलैक्सिस के लिए कंप्रेशन, इलास्टिक स्टॉकिंग देनी होती है, अर्ली एम्बुलेशन करनी होती है, लो डोज हेपरिन देनी होती है, अनफ्रैक्शनेटेड या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी होती है। प्री ऑप इवैल्यूएशन के अंदर आप हिस्ट्री पूछोगे, एक्टिविटी लेवल की, एक्सरसाइज की, FEV1 और FEC वगैरह चेक करोगे। इसके बाद ATLS गाइडलाइंस के अंदर आ जाते हैं। ATLS गाइडलाइंस के अंदर आपने क्या करना होता है? सबसे पहले आपने अगर किसी ब्लीडिंग हो रही है किसी बंदे में तो आपने ब्लीडिंग को रोकना है बाय द एप्लीकेशन ऑफ पैक्स और प्रेशर डायरेक्टली ऑनटू द ब्लीडिंग वुंड और आर्टरी होता है। ठीक हो गया। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ओके, ATLS गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है। ट्रॉमा को मैनेज करने के लिए CABCD होता है। कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज हो जाएगा। इसके अलावा A से एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है, B से ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन आ जाती है, C से सर्कुलेशन और हैमरेज कंट्रोल आ जाएगा, D से डिसेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस आ जाएगा, E से एक्सपोजर या एनवायरमेंट आ जाता है जिसमें आपने एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, बाकी आपने IV लाइन लगाया, IV फ्लूइड्स लगा दिया, वाइटल्स को मॉनिटर किया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दी होती है। फाइनल ट्रीटमेंट क्या करना होता है? फाइनल ट्रीटमेंट जब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, निमोनिक के वार्ड क्या आपने क्या करना होता है? वुंड की क्लीनिंग करनी होती है, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक देनी होती है, R से आपने रेडियोग्राफ करना होता है, रिमूवल ऑफ बुलेट्स और D से डिब्राइडमेंट ऑफ डेड टिश्यू आपने करना होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एब्डोमिनल ट्रॉमा। तो एब्डोमिनल ट्रॉमा में अगर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा तो जो मोस्ट कॉमन विसरा होता है सप्लिन उड़ती है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में लीवर उड़ता है, गन शॉट इंजरी में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ब्लंट इंजरी के अंदर जो इंटेस्टाइन उड़ती है वो जुजिनम होती है, सीट बेल्ट इंजरी में मिसेंटेरी का टेर आपको देखने को मिलता है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा या पेनिट्रेटिंग हो आपने इन सब के अंदर फास्ट कराना होता है। बाकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो कंट्रास्ट इनहांस सिटी स्कैन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अगर स्टेबल पेशेंट है और शॉक इंडेक्स 1 से कम है, ओके, तो यानी स्टेबल पेशेंट में शॉक इंडेक्स 1 से कम होता है, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो अनस्टेबल पेशेंट होता है। ओके, ब्लास्ट इंजरी में जो मोस्ट कॉमन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंजरी आपको देखने को मिलती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ब्लास्ट कहाँ पे हुआ है, हवा में हुआ है, पानी में हुआ है। अगर एयर में हुआ है तो जो मोस्ट कॉमन है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और मोस्ट सीवियर लंग्स में देखने को मिलता है। अगर वाटर में हुआ है और अगर हेड अंदर अंदर था तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर हेड बाहर था तो स्मॉल इंटेस्टाइन, अदरवाइज मोस्ट कॉमन स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। एब्डोमन के ट्रॉमा के अंदर आपने सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड कराना होता है वो फास्ट स्कैन आपने करना होता है। ठीक है, CT स्कैन हेड की इंजरी के लिए हम सबसे पहले करते होते हैं। ओके, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपने जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका निमोनिक था, एम्पल, A से एलर्जी, M से मेडिकल कंडीशन, P से आ जाएगा पास हिस्ट्री आपने पूछनी है, L से होगा लास्ट मील और E से आ जाएगा इवेंट या ट्रॉमा के बारे में आपने पूछना होता है। तो पहले प्राइमरी सर्वे किया, ABCDE हो गया, सेकेंडरी सर्वे किया, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और वाइटल्स को देखा, डेफिनेटिव केयर में आपने रिस्पेक्टिव वार्ड में भेजना होता है, टेटनस किट, टॉक्साइड, इम्यूनोग्लोबुलिन देनी होती है, एंटीबायोटिक देना होता है और आपने डिसेबिलिटी को मैनेज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्री हॉस्पिटल लिविंग मैनेजमेंट। हॉस्पिटल से लीव करने से पहले क्या मैनेजमेंट करना होता है? सॉरी, हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले अगर ट्रॉमा वाला पेशेंट आ गया तो आपने वही एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है तो आपने प्रेशर अप्लाई करना है ब्लीडिंग वाली साइड पर, इमोबिलाइजेशन करनी होती है, एयरवे को आपने सिक्योर करना होता है और टाइमली एक्सेस करना है हॉस्पिटल के अंदर। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। डेथ के 3 टाइप होती है डिपेंडिंग अपॉन ओके इटियोलॉजी या टाइम। इमीडिएट डेथ, अर्ली डेथ और लेट डेथ। इमीडिएट डेथ होती है मैसिव हेड इंजरी और ब्लीडिंग की वजह से, अर्ली डेथ होती है फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज की वजह से, लेट डेथ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या सेप्सिस की वजह से देखने को मिलती होती है। ओके, अब प्राइमरी सर्वे में हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं? CABCD के अलावा हम ECG की मॉनिटरिंग करते हैं, यूरिन या ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यूरिनरी और गैस्ट्रिक कैथीटर वगैरह देते होते हैं, EVGs, पल्स ऑक्सीमीटरी, ब्लड प्रेशर, वेंटिलेटर रेट, यानी वाइटल्स वगैरह देख रहे होते हैं सारे के सारे। ओके, प्राइमरी सर्वे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इंट्यूबेशन की क्या इंडिकेशन होती है? नंबर 1 बंदा बात नहीं कर सकता, नंबर 2 उसकी वॉइस में अल्टरेशन देखने को मिल रहा है, नंबर 3 रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, नंबर 4 लारिंजियल एडिमा बर्न्स वाला पेशेंट है, नंबर 5 अनकॉन्शियस पेशेंट है। प्रेफर जो किया जाता है वो ओरोट्रैकियल है, लेकिन नेजोट्रैकियल आपने कब प्रेफर करना होता है? ओके, नेजोट्रैकियल आपने जब प्रेफर करना जब मुंह की माउथ की ओपनिंग नहीं हो रही है, फेशियल इंजरी आपको देखने को मिल रही है। अगर ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन फेल हो जाती है, ओके, अच्छा, ये जो नेजोट्रैकियल ट्यूब होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर में। अगर ओरोट्रैकियल इंट्यूबेशन फेल हो जाती है तो इमरजेंसी में आपने नीडल क्लिक को थैलाडोटमी करना और इलेक्टिव केसेस में आपने ट्रैकियोस्टमी वगैरह करना होता है। ओके, ठीक है। और इमरजेंसी में जो इंसिजन देते होते हैं ट्रैकियोस्टमी में सेकंड और थर्ड ट्रैकियल लिंक में देते हैं, मिड लाइन वर्टिकल देते होते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन है, ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आपने इंट्राथोरेसिक या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में ब्लीडिंग हो सकती है तो आपने फास्ट स्कैन करना होता है, फास्ट स्कैन करना होता है। ठीक हो गया। ओके, अच्छा, यहाँ पे इमीडिएट डेथ मैसिव हेड इंजरी की वजह से होती है, अर्ली डेथ फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन
ऑफ टिश्यूज की वजह से होती है लेट डेथ, उसे सेप्सिस की वजह से देखने को मिलती है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, जो दूसरा वाला था अर्ली डेथ, इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, निमोथोरैक्स आ जाएगा, कार्डिक टेम्पोनेट हो जाएगा, जिसमें टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। अच्छा, जो कफ ट्यूब होती है वो प्रिवेंट करती है एस्पायरेशन को इन आईसीयू या कोमा वाले पेशेंट के अंदर, ओके। अच्छा, रीनल ट्रांसप्लांट है तो कौन सा इन्फेक्शन होगा, साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। स्प्लीन की लैसिरेशन आपको लेफ्ट 9 से लेकर 11 रिब्स की फ्रैक्चर की वजह से देखने को मिलती है। जो फर्स्ट आर होता है ट्रॉमा वाले में वो गोल्डन आर होता है। ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, तो सबसे पहले आपने रिससिटेशन किया, रिससिटेशन के बाद आपने ई फास्ट किया, ई फास्ट क्या होता है, एक्सटेंडेड फास्ट होता है। ठीक हो गया, तो आपने देखा कि हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो लेप्रोटमी, अगर स्टेबल है तो आपने सीटी स्कैन आपने करना होता है। क्लियर। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस ऑफ रिससिटेशन, तो वो रिंगल एक्टेड होता है, वार्म फ्लूइड आपने देना होता है, रिंगल एक्टेड, ओके, सही हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, ओके। अच्छा, ई फास्ट है, जो ई फास्ट होता है एक्सटेंडेड फास्ट होता है, इसमें 2 एक्स्ट्रा प्रोब डालते हैं राइट एंड लेफ्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर। बाकी जो फास्ट होता है, फास्ट वो रैपिड अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें 4 प्रोब्स होते हैं। फोकस असेसमेंट विद सोनोग्राफी फॉर ट्रॉमा, तो ये सी पार्ट ऑफ सर्वे में करते हैं, यानी सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल के अंदर करते हैं, ओके, ठीक है। टू लुक फॉर कंसील्ड हेमरेज, तो फास्ट के क्या यूजेस होते हैं, नंबर 1 पेरिटोनियल कैविटी में फ्री फ्लूइड को डिटेक्ट करना, ओके, या पेरिकार्डियल कैविटी में फ्री फ्लूइड को डिटेक्ट करना। इसके अलावा ऐसी सर्जरीज को असेस करना जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। लिमिटेशन ऑफ फास्ट के अंदर क्या होता है कि अगर जो बोवल गैस है उसकी वजह से फ्लूइड आपको नजर नहीं आता, ऑब्स्क्यूरेशन ऑफ फ्लूइड है। नंबर 2 सर्जिकल एम्फिसीमा की वजह से नहीं आता। नंबर 2 ऑर्गेनाइज हीमाटोमास को भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर। अब फास्ट में मिनिमम आपको ब्लड चाहिए, 100 सीसी का ब्लड चाहिए होता है पॉजिटिव फास्ट के लिए। फास्ट की जो 4 साइड्स होती है, पेरिहिपैटिक होते हैं यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में करती है, पेरिकार्डिक जो कि हम सब जिफाइड में करते हैं, पेरिसप्लिनिक है जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में करती है, और पैल्विक है जो कि सुप्राप्यूबिक होता है। तो पेरिहिपैटिक, पेरिकार्डिक, पेरिसप्लिनिक और पैल्विक, ये 4 लोकेशन आ जाती है, 4 पीस आपने इवैल्यूएट करने होते हैं, ओके, क्लियर। जो फ्लूइड और चॉइस होता है रिससिटेशन में वो रिंकल एक्टेड होता है, द वार्म फ्लूइड होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। बाकी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है, ओके। सर्कुलेशन के कैसे मैनेजमेंट करना होता है, आपने 2 ग्रीन आईवी लाइन डालनी होती है, ओके, 2 ग्रीन आपने आईवी लाइन 18 कांच की होती है, ओके। 1 लीटर ऑफ क्रिस्टोलाइट देना, यहाँ पे नॉर्मल लाइन लिखा हुआ, बाकी रिंकल एक्टेड भी दे सकते हैं। इंजेक्शन ट्राइनेक्सामिक एसिड आपने देना होता है, क्लियर। फिर आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है, अगर मेल है तो यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, वो आपका ओ होता है, ओके। मेल्स में ओ, ओके, ठीक हो गया। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है, मेल्स में ओ पॉजिटिव होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले में भी ओ पॉजिटिव होता है, लेकिन फीमेल्स में ओ नेगेटिव आपको देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद आ जाती है ट्रायज वाले टॉपिक में। ट्रायज में क्या होता है, पेशेंट की आपने सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड फॉर ट्रीटमेंट, कि उनको क्या चाहिए, ओके, और रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर दम, यानी रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबल सोर्सेज, इसको आपने देखना होता है, ओके। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन होता है। रेड में इमीडिएट नीड होता है, और जो ग्रीन येलो वाला तो अर्जेंट नीड होता है, और थर्ड वाला नॉन अर्जेंट नीड होता है, यानी ग्रीन वाले में एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं, ओके। जबकि जो रेड वाला है इसमें पेशेंट गैस्पिंग होते हैं, जिसमें आपको बेसिक रिससिटेशन चाहिए या लिम्ब सेविंग सर्जरी आपने 6 घंटों में करनी है, जबकि येलो वाले में लिम्ब सेविंग सर्जरी आपने 6 से लेकर 24 घंटों में करनी है। और जो ग्रीन वाले एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं, और जो लास्ट वाले जो ब्लैक वाले होते हैं वो अनसाल्वेजेबल, जिनको बचाया नहीं जा सकता, ओके, ब्लैक या मोरिबेंड पेशेंट होते हैं। बाकी मैनेजमेंट के अंदर क्या वो एटीएलएस गाइडलाइंस होती है। प्राइमरी सर्वे में आपका ABCDE आ जाएगा, सेकेंडरी सर्वे में हेड टू टू एग्जामिनेशन आ जाएगा। बाकी जो डेफिनेटिव केयर होता है आपने रिस्पेक्टिव वार्ड में भेजना होता है, टेटनस, टॉक्साइड और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने देनी होती है, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और डिसेबिलिटी को आपने देखना होता है, क्लियर, सही हो गया। अच्छा, लॉग रोल टेक्निक के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं, बैक के एग्जामिनेशन के लिए तो स्पाइन की टेंडरनेस के लिए होते हैं तो आपको 3 लोग चाहिए होते हैं। इसके बाद हम टॉर्सल ट्रॉमा के अंदर आ जाते हैं, टेंशन हीमोथोरैक्स वाला टॉपिक है, ओके। जो टेंशन हीमोथोरैक्स है वो 3 चीज़ों की वजह से हो सकता है। नंबर 1 चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, नंबर 2 रप्चर ऑफ बुल्ला की वजह से, नंबर 3 सेंट्रल वीनस कैथेटर की वजह से। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको जेवीपी ज़्यादा देखने को मिलती है, हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। और तीसरा पॉइंट होगा साउंड्स का, अगर ब्रेथ साउंड एब्सेंट होती है तो वो बन जाएगा टेंशन हीमोथोरैक्स, और अगर एब्सेंट हार्ट साउंड होती है तो वो बन जाएगा बैक स्ट्राइड, जो कि कार्डिक टेम्पोनेट में देखने को मिलता होता है। तो टेंशन हीमोथोरैक्स में सडन ऑनसेट होगा यूनिलैटरल प्लूराइटिक पेन का, ओके। ब्रेथलेसनेस आपको देखने को मिलती है, हाइपर रेजोनेंट परकशन और देखने को मिलता होता है, ब्रेथ साउंड कम होती है, और ट्रैकेज शिफ्ट आपको देखने को मिलता है टू द ऑपोजिट साइड, टेंशन हीमोथोरैक्स देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, सबसे पहले आप अर्जेंट चेस्ट एक्सरे करो, PAVU एक्सपायरेशन के अंदर अगर पॉसिबल, अदरवाइज क्लिनिकल डायग्नोस होता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर थ्रैकोसेंटेसिस होता है, वाइट बोन नीडल इंसर्ट करते हैं सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लैविकुलर लाइन में। और जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो होता है चेस्ट इंट्यूबेशन होती है। चेस्ट इंट्यूबेशन हम डालेंगे 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, जो कि अटैच करेंगे, ओके, किससे अटैच करेंगे हम, ओके, अंडर वाटर सील से अटैच करेंगे। बाकी मॉर्फिन दे सकते हैं, चेस्ट एक्सरे को रिपीट करेंगे, अगर वो फेल हो जाता तो आपने थ्रैकोटमी वगैरह करनी होती है, क्लियर, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बेसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे होता है एक्सपायरेशन के अंदर। एक्सपायरेशन के अंदर हम एक और कंडीशन में भी लेते हैं, वो है हीमोथोरैक्स वाला, ओके। बाकी CT स्कैन करवा सकते होते हैं। बाकी चेस्ट इंजरी के अंदर जो डेडली डजन होते हैं वो कौन कौन से होती है, कुछ इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग होती है जिसमें आपने प्राइमरी सर्वे करना है, और कुछ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग होती है जिसमें सेकेंडरी सर्वे करना है। प्राइमरी सर्वे में फैट कम आ जाएगा, आपसे फ्लेयर चेस्ट है, इससे एॉर्टिक इंजरीज आ जाएगा, ओके, सॉरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, T
से आपका टेंशन हीमोथोरैक्स आ जाएगा, सी से आपका कार्डी टेम्पोनाट आ जाएगा, पेरिकार्डियल टेम्पोनाट है, ओ से ओपन हीमोथोरैक्स और एम से मैसिव हीमोथोरैक्स आ जाएगा। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग के अंदर निमोनिक होता है पीरियडियम, पल्मोनरी कंटिन्यूम है, आर से रप्चर ऑफ डायफ्राम आ जाएगा, ई से आपका इसोफेजियल इंजरीज आ जाएगा, ए से यॉर्टिक इंजरीज आ जाएगा, टी से आप आ जाएगा ओके, टी से ट्रैकियोब्रोंकियल इंजरी और एम से आ जाएगा आपका ओके मायोकार्डियल कंटीन आ जाएगा। क्लियर? या उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद आ गया होगा। ओके ठीक है, आप हीमोथोरैक्स कब लेबल करते होते हैं? ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने निमोनिक कुछ और लिखा हुआ है। हीमोथोरैक्स कब लेबल करेंगे? जब नेक्स्ट 3 घंटे के अंदर 200 ml पर आर इतना ब्लड आ रहा है, या 1 लीटर का आ रहा है पेनिट्रेटिंग इंजरी में या ब्लंट इंजरी में 1500 का आ रहा है, तो आपने उसको मैसिव हीमोथोरैक्स लेबल करते होते हैं। अब ट्रॉमा का जो लीथल ट्राइड है वो कौन सा होता है? लीथल ट्राइड का निमोनिक होता है CEH। ओके, सी से कागुलोपैथी, एच से हाइपोथर्मिया और ए से एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलती होती है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब लेबल करती है? जब 10 यूनिट्स या 10 से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर दे दिया जाए। 1 यूनिट में 350 ml ऑफ ब्लड होता है। और जो रेशियो होती है पैक RBCs की, दूसरा आपके फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की, और तीसरा आपके प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी रेशियो होती है 6 यानी 1:1 आपको देखने को मिलती होती है। क्राइटेरिया फॉर डैमेज कंट्रोल सर्जरीज का निमोनिक होता है ABCD होता है। डैमेज कंट्रोल सर्जरी टू प्रिवेंट द लीथल ट्राइड ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। तो ए से एसिडोसिस है, बी से BP कंट्रोल आ जाएगा, 70 से कम है, 90/60 से कम है, सी से कागुलोपैथी या डी से डिक्रीज टेम्परेचर जिसको हाइपोथर्मिया कहते हैं, ई से आपका एलिवेटेड LDH आ जाएगा, एफ से फ्रेश ब्लड आ गया, और जी से क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 36 इंजरी सिविरिटी स्कोर आ जाएगा। ओके, जो डेडली डजन में जो मिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो रप्चर ऑफ डायफ्राम में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अर्ली टोटल केयर सर्जरी करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका निमोनिक है स्टेबल पेशेंट में करते हैं। नंबर 1 एस से क्या होगा? सपोर्ट फॉर आइनोट्रॉप्स यानी ओके ठीक है। नंबर 2 टी से थर्मिया नॉर्मल है, ओके सही है, यानी हीमोडायनेमिकली स्टेबल भी है। ए से क्या है? एयर से नो हाइपोक्सिया। बी से बीपी भी स्टेबल है। एल से क्या होगा? लैक्टेट 3 ml से 2 मिलीमोल पर लीटर से कम है। ई से एक्सेप्शन है, एक्सक्रीशन क्या होता है? यूरिन आउटपुट जो कि 1 ml पर kg पर आवर से ज़्यादा है। और सी से कोआगुलेशन है जो कि नॉर्मल है। यानी सारी चीज़ें नॉर्मल होता है, वो आपका अर्ली टोटल केयर की इंडिकेशन बन जाती होती है। इसके बाद ब्रेन इंजरी वाले टॉपिक में आ जाते हैं। ओके, तो हेड इंजरी हो गया, हेड इंजरी की वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, सब ड्यूरल हीमाटोमा या सब रेक्नॉइड हैमरेज होगा, उसकी वजह से ICP बढ़ जाएगा। ICP को मेंटेन करने के लिए आप IV इंजेक्शन मैनिटोल देते हैं, इंजेक्शन फिरोसिमैट देते होते हैं, और उसमें BP नॉर्मल होना चाहिए। बारबिचुरेट दे सकते हैं, हाइपर वेंटिलेशन कर सकते हैं, पैरालिसिस कर सकते होते हैं, हाइपोथर्मिया कर सकते होते हैं। कंट्रोल इंडिकेशन डेक्सट्रोज स्टेरॉइड होता है। इसके बाद CT स्कैन की इंडिकेशन पूछिए, 1 घंटे के अंदर हम किन किन कंडीशन में करते हैं CT स्कैन? तो रट्टा मार लेना कि अगर G स्केल 13 से कम है किसी भी पॉइंट पर, या 15 से कम है 2 घंटे हो गया, या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह क्या होती है? ओपन, डिप्रेस या बेसल सर्कुलर का फ्रैक्चर है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या वॉमिटिंग है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर है, और विद इन 8 आ रहा है तो उसकी क्या इंडिकेशन होती है? नंबर 1 एज 65 से ऊपर होने चाहिए। ओके, इसका निमोनिक है CAD होता है। ओके, कार्ड से रट्टा मार सकते हो, कार्ड। ओके, सी से क्या होगा? कोगुलोपैथी, एज 65 से ज़्यादा होने चाहिए, आर से रिट्रोग्रेड एमनीसिया 30 मिनट से ज़्यादा, और डी से डेंजरस मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, फॉर एग्जाम्पल किसी हाइट से गिरा या ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। बाकी मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा तो आपने ATLS गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। CABCDE है कंट्रोल ऑफ मैसिव एक्सटर्नल हैमरेज है, ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग, सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी, और इसे एक्सपोजर आ जाएगा। बाकी एयरवे को आपने सिक्योर किया और आपने एंटी कोगुलेशन को रिवर्स करना होता है। कैसे रिवर्स करोगे? आप 4 फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट इस्तेमाल करोगे, विटामिन K लोगे। इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए क्या करोगे आप? 1 सेकंड एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने हेड एंड को एलिवेट करना होता है। इसके अलावा बारबिचुरेट है, एंटीपायरेटिक्स है, ऑस्मोटिक थेरेपी, मैनिटोल, हाइपर वेंटिलेशन, बारबिचुरेट, ये सब कुछ आप दे दोगे। इसके अलावा आप ओपन क्रेनियोटमी या बर्न होल सर्जरी वगैरह करते हैं। बाकी GCS की कैलकुलेशन आ रही है। GCS आपको पता है कि टोटल 15 होते हैं, और इसी की बेस पर हेड इंजरी की भी क्लासिफिकेशन होती है, वो हम न्यूरो सर्जरी के अंदर पढ़ लेंगे। ओके, इसके बाद है कि एक है MS स्कोर के कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉक ग्रुप है, लिम्ब इस्कीमिया ग्रुप और एज ऑफ प्रेजेंटेशन। 4 चीज़ें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, शॉक ग्रुप, लिम्ब इस्कीमिया ग्रुप और एज ऑफ प्रेजेंटेशन है, भाई MS स्कोर आ जाएगा। इसके बाद स्पाइनल इंजरी है। स्पाइनल इंजरी में है कि लंबर पेन होता है, जो कि अगर लंबर डिस्क हर्निएशन का कैसे होगा कि अगर लंबर पेन है बटक्स में, थाई में और काफ में रेडिएट कर रहा होता है, पेन वाल्सल्वा मैनूवर से एग्रेवेट हो जाता है, बायलैटरल शियाटिक पेन जो होता है, ओके, और प्लांटर फ्लेक्शन या डोर्सिफ्लेक्शन वीक हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज के अंदर आपने MRI करनी होती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा? हिस्ट्री होगा। प्रिवेंशन के अंदर आपने बेड रेस्ट देना होता है, आपने एनर्जेटिक्स, लोकल हीट है, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना होता है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है। रिडक्शन में आपने ट्रैक्शन देना 2 हफ्ते तक, या प्रेडिनिसोलोन के इंजेक्शन दे सकते हैं। सर्जिकल डीकंप्रेशन करेंगे, इसमें लैमिनेक्टमी या माइक्रो डिसेक्टमी और जेंटल मोबिलाइजेशन आ जाएगा, फिजियोथेरेपी आ जाएगा। इसके बाद डायफ्राम की इंजरी, डायफ्राम की जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इंजरी होती है वो पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, स्टोमक की हर्निएशन देखने को मिलता है। ब्लंट ट्रॉमा में लार्ज डिफेक्ट हो जाएगा, मोस्ट कॉमन साइड लेफ्ट साइड पे होती है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, स्कैंडल टू द ब्लंट ट्रॉमा। ओके, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे होती है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन लैप्रोस्कोपी या वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपी होती है।
ओके, चेस्ट एक्सरे में आपको मैसिव एयर बबल देखने को मिल सकता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया हार्ट दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया, ओके ठीक हो गया। इसके अलावा जो एनजी ट्यूब होती है थोरेसिक कैविटी में आपको देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, ब्रिंग बैक द कंटेंट है, ओके, और आपने डिफेक्ट को रिपेयर करना होता है। इसके बाद रिट्रोपेरिटोनल हीमाटोमा, अगर रिट्रोपेरिटोनल हीमाटोमा जोन 1 के अंदर है तो आपने हमेशा एक्सप्लोर करना होता है। इसके बाद जोन 2 और जोन 3, इसमें आपने जब एक्सप्लोर करना अगर पल्सेटाइल और एक्सपांडिंग हो, ठीक हो गया, ओके ठीक हो गया। और इसमें आपने क्या करना होता है, जोन 3 को आपने कैसे मैनेज करना होता है, एंजियो एम्बोलाइजेशन करनी होती है। अगर वो फेल हो जाती है तो आपने सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी है। एक्सप्लोर आपने कब करना होता है, पल्सेटाइल या एक्सपांडिंग कंडीशन के अंदर, ओके। इसके बाद मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ ईएफआई है, तो जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन ब्लड ट्रॉमा में डैमेज होता है वो स्प्लीन होती है। अगर यूनिलैटरल एब्सेंट ब्रेथ साउंड आफ्टर आरटी है तो आप टेंशन हीमोथोरैक्स होता है, इसको ठीक करने के लिए थोरैकोसेंटेसिस या नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं, सैक्रिन इंटरकोस्टल स्पेस में डालते हैं, ओके। मिड क्लैविकुलर लाइन है, बेस्ट ट्रीटमेंट होता है चेस्ट इंट्यूबेशन जो कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में डालते हैं, एंटीरियर टू द मिड एक्सिलर लाइन है जो कि ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी भी होता है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला इंजरी टू द लॉन्ग थोरैसिक नर्व की वजह से होता है। अगर ब्लास्ट की इंजरी है तो अपने ट्राइज के हिसाब से मैनेज करना होता है, रेड येलो ग्रीन के हिसाब से, ओके। और ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के बाद जो इंजरी चेस्ट इंजरी में जो मिस हो सकती है वो डायफ्रामेटिक इंजरी आपको देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। बाकी इसके बाद कुछ और एमसीक्यूज पॉइंट यहाँ पे छुपे हुए हैं, ओके। क्या क्या एमसीक्यूज पॉइंट है, ओके। तो स्विचर के बारे में लिखा हुआ, स्विचर दो तरह के होते हैं, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर। जो कि एब्जॉर्बेबल स्विचर होते हैं जो नेचुरल है वो कैटगट है, और जो सिंथेटिक है वो विक्राइल या पॉलीकलेक्टिन होता है या मोनोक्राइल होता है। नॉन एब्जॉर्बेबल में सिलिक होता है, नाइलोन होता है, इसके अलावा पॉलीप्रोपाइलिन या प्रोलिन वाला होता है। इसके बाद अल्सर लिखे हुए हैं जो एफ्थस अल्सर होते हैं बेकर डिजीज में या क्रॉन्स डिजीज में देखने को मिलते हैं। पैप्टिक अल्सर डिजीज, ओके, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो डुओडेनम के फर्स्ट पार्ट में होती है, या एंगुलरिस इंसुजरा सेकंड मोस्ट कॉमन साइट होता है। इसके बाद कैमरून या राइडर अल्सर आपको फंडस में देखने को मिलती है, रोलिंग हाइटल हर्निया वाले में, कर्लिंग अल्सर बर्न्स वाले पेशेंट में, कुशिंग अल्सर हेड इंजरी वाले में देखने को मिलती होती है, क्लियर। बेल्ट शेप अल्सर टीबी में देखने को मिलती है जो कि टर्मिनल अल्सर होती है। ट्रांसवर्स अल्सर आपको टीबी में देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर आपको टाइफाइड में देखने को मिलते हैं, फ्लास शेप अल्सर माइबिकोलाइटिस में देखने को मिलती है, सीकम असेंडिंग कोलोन में। इसके बाद कीमो के कुछ रेजिमेंट लिखे हुए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जो रेजिमेंट है, ओके, सी ए एफ, सी से साइक्लोफॉस्फामाइड, एस से ए से एट्रियोमाइसिन और एफ से 5-फ्लोरोयूरेसिल है। इसके बाद इसोफेजियल कैंसर, उसमें जो होता है ईसीएफ होता है, ओके, एपिरोबाइसिन, सिस्प्लाटिन और एफ से फ्लोरोयूरेसिल। स्टोमक के कैंसर में भी ईसीएफ होता है, हेपेटोब्लास्टोमा में सीवीएफ होता है, सिस्प्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और वो हो जाएगा 5-फ्लोरोयूरेसिल आ जाएगा, ओके। इसके अलावा पेनक्रियाटिक कैंसर में आप जेमसिटाबिन आप इस्तेमाल करते हैं, कोलेंजियोकार्सिनोमा में आप जेमसिटाबिन और सिस्प्लाटिन आप इस्तेमाल करते होते हैं। क्लोन कैंसर में फोल्फॉक्सी इंपॉर्टेंट है, फोलिनिक एसिड है, 5-फ्लोरोयूरेसिल और ऑक्सैलिप्लेटिन होता है। इनल कैंसर में आप नाइग्रो रेजिमेंट इस्तेमाल करते होते हैं, विम्स ट्यूमर में सीवीडी करते हैं, सिस्प्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और डॉक्सोरोबाइसिन आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए कुछ पैथोलॉजिकल साइन है लाइक डिस्फेजिया लुजुरिया, ये आपको देखने को मिलता है, ओके। डिस्फेजिया लुजुरिया जो कि अपेरेंट राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, आई थिंक इसमें वेक्टर साइन देखने को मिलता है। लियोमायोमा ऑफ इसोफेगस, इसमें टी कप साइन होता है। एक्लेजिया कार्डिया में बर्ड बिग साइन आपको देखने को मिलता है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज्म में कोरसक्रू अपीयरेंस देखने को मिलती है। इसोफेजियल कैंसर में एप्पल कोर या लॉन्ग रैट अपीयरेंस देखने को मिलती है। कोलोन कैंसर में भी एप्पल कोर लियन देखने को मिलती है। क्रॉन्स डिजीज में स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर होता है, टीबी में भी देखने को मिलता है। अल्सरेटिव डिजीज में या कोलाइटिस में लेड पाइप साइन देखने को मिलता है। डायवर्टिकुलोसिस में बेरियम एनीमा में सार्टूथ अपीयरेंस देखने को मिलती है। स्कीमिक कोलाइटिस में थंबप्रिंट साइन होता है। सिग्मॉइड वॉल्वुलस में कॉफी बीन साइन देखने को मिलता होता है, क्लियर। इंटरसेप्शन में क्लास साइन होता है। होर्सशू किडनी में फ्लावर बेस साइन देखने को मिलता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में स्पाइडर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके अलावा यूरेट्रोसील है, ओके। यूरेट्रोसील में एडर हेड या कोबरा हेड डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, और टीबी ब्लैडर में थिम्बल या गोल फोल यूरेटर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे रट्टा मार लेना कि यहाँ पर जो कैनुला के जो जितना जो नीडल की डायमीटर होता है, ओके, जो डायमीटर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गॉच के। और तो उसको कैसे रट्टा मारना है, ओके, तो उसको ऐसे रट्टा मारना है कि पहले ज़मीन में लावा आता है, तो लावा, ओके, स्टार्ट हमने 14 से करना होता है, ओके। लावा के ऊपर क्रस्ट है तो वो सॉइल ग्रे रंग की होती है, फिर उसके ऊपर आपकी सब्ज की घास होती है जो कि ग्रे रंग की होती है, इस पर आपका पौधा लगा हुआ जो कि पिंक रंग का होता है, फिर आसमान ब्लू रंग का आ जाएगा, फिर येलो रंग का आपका स्काई आ जाएगा, ओके। और येलो रंग का स्काई, येलो रंग का सन होता है, और वायलेट आपका एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट के जो आपका सबसे वाइडेस्ट बोर होता है वो आपको 14 गेज का देखने को मिलता है, ऑरेंज वाले कैनुला का देखने को मिलता होता है, ओके। 16 वाला आइडियल फॉर ट्रॉमा होता है, ओके। 18 वाला मिनिमम फॉर ट्रॉमा होता है, ओके, सही हो गया, ओके। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अडल्ट फीमेल में हम पिंक वाला इस्तेमाल करते हैं, पिंक वाला 20 होता है, ओके, ठीक हो गया। ब्लू वाला ऑलमोस्ट आपका 22 वाला होता है, और येलो वाला 24 होता है, वायलेट वाला 26 होता है। सबसे नैरोएस्ट यही वाला देखने को मिलता होता है, क्लियर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।
ओके अब आ रही है नेक्स्ट चैप्टर की, दिस इज द सर्जिकल न्यूट्रिशन। तो सर्जिकल न्यूट्रिशन में सबसे पहला सवाल आता है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आ जाती है। ओके स्टेज 1 में आप क्या करते हैं, क्लिनिकल वैल्यूएशन करते हैं और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेते हैं। वैल्यूएशन में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आ जाती है और मस्ट स्कोर आ जाएगा। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में आप राइट साइड ऑफ द बॉडी पर मेजरमेंट्स लेते हैं। स्टेज 2 में आपके लेबोरेटरी एग्जामिनेशन और स्टेज 3 में बॉडी के अंदर कोई कंपोजिशन के एनालिसिस आपने करनी होती है। ओके क्लिनिकल वैल्यूएशन में हिस्ट्री आ जाएगा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मैल न्यूट्रिशन असेसमेंट यूनिवर्सल टूल आ जाएगा। ओके यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल आ जाएगा जो कि क्लिनिकल असेसमेंट करता होता है। हिस्ट्री में आप पूछेंगे मैल न्यूट्रिशन के असेस करने के लिए आप डाइटरी इनटेक का पूछेगा। ओके क्रॉनिक डिजीज का, प्रीवियस सर्जरी का पूछेगा। एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, स्किन, नेल, हेयर, आईज, माउथ, ये सब चीजें देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है मस्ट स्कोर होता है। मस्ट स्कोर में आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं। मस्ट क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल। ओके तो ये क्लिनिकल असेसमेंट टूल होता है मैल न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें 3 चीजें होती है। नंबर 1 बीएमआई होता है, बीएमआई में हाइट एंड वेट आ जाती है। ओके नंबर 2 आपने क्या करना होता है, ओके एक बीएमआई है। नंबर 2 वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ और नंबर 3 आ जाएगा एक्यूट डिजीज इफेक्ट आ जाएगा। ओके अब वेट लॉस इन 3 to 6 मंथ है, अगर 5% से कम है तो 0, 5 लेकर 10 है तो 1 और 10 से ज्यादा है तो 1 आ जाएगा। बीएमआई में अगर 20 से ज्यादा है तो 0, 18.5 से लेकर 20 है तो 1 आ जाएगा और इसके अलावा आपका आ जाएगा 18.5 से कम है तो फिर आपने क्या करना होता है, 2 स्कोर देने होते हैं। और एक्यूट डिजीज इफेक्ट में अगर 5 दिन से ज्यादा उसने कुछ नहीं खाया तो आपने 2 स्कोर दे देना है। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आप क्या लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस देखते हैं, मेल में आपकी होती है 12.5 और फीमेल में 16.5 होती है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मेल में 29.3 और फीमेल में 28.5 होता है। इसके अलावा सब स्कैपुलर, एब्डोमिनल, वर्टिकल फोल्ड ये दे सकते हो। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी में लिम्फोसाइटोसिस है। इसके अलावा आप सीरम लेवल चेक करोगे, एल्ब्यूमिन का, प्री एल्ब्यूमिन का, रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन का और ट्रांसफेरिन का। सबसे अच्छा होता है एल्ब्यूमिन का। ओके जो क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन होती है इसमें आपको मेनली कितनी चीजें रट्टा मार लेनी है, आपने 3 चीजें रट्टा मार लेनी है, 4 चीजें। निमोनिक है, वेट, ओके वेट लॉस पर यूनिट टाइम और ए से एल्ब्यूमिन, इसी को रट्टा मार लेना मेन। बाकी आई से आइडियल बॉडी वेट और टी से ट्रांसफेरिन या टोटल लिम्फोसाइट काउंट हो जाएगा। ओके ठीक हो गया। बाकी स्टेज 3 के अंदर एडवांस बॉडी कंपोजिशन को देखने के लिए पीएचडी करते होते हैं। पीएचडी में प्लैथिस्मोग्राफी है, एच से आपका हाइड्रोस्टैटिक वेटिंग आ जाएगा और डी से डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्बियोमेट्री डेक्सा स्कैन आ जाएगा। फंक्शनल असेसमेंट के अंदर फिस्ट ग्रिप डायनामोमेट्री आ जाएगा। ओके इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग आ जाते हैं, बायोकेमिकल मॉनिटरिंग। पहले असेसमेंट थी फिर रेगुलर बायोकेमिकल मॉनिटरिंग। डेली के अंदर अपने रट्टा मार लेना BCDEF है। ओके बी से आपका आ जाएगा ब्लड ग्लूकोज आ जाएगा, सी से आपका CBC है, डी से आपका बॉडी वेट आ जाएगा, ई से इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आ जाएगा और वॉल्यूम ऑफ यूरिन और एफ से आपका फ्लूइड बैलेंस आ जाएगा। वीकली आपका आता होता है कल्ट टैप है। ओके सी से आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फेट आ जाएगा। यू से आपका यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी है। एल से LFT है। टी से आपके थायमीन है। टी से ट्राइग्लिसराइड है। ए से एसिड बेस स्टेटस आ जाएगा और पी से प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएगी इंक्लूडिंग एल्ब्यूमिन। फोर्टनाइटली आपका B12 है, B9 है और इसके अलावा आयरन, लैक्टेट ये सब चीज़ें आ जाती होती है। बाकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, जो एनर्जी चाहिए होती है स्टेबल पेशेंट में वो 20 से लेकर 30 किलो कैलोरीज होती है। इतनी आपको क्या चाहिए होती है, फैट आपको चाहिए होती है। फैट की रिक्वायरमेंट ग्राम पर डे है, प्रोटीन्स की 1 ग्राम होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट की 2 ग्राम पर kg पर डे आपको देखने को मिलती होती है। टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेस फैक्टर मल्टीप्लाई बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 20 से लेकर 30 किलो कैलोरीज होती है, मल्टीप्लाई एक्टिविटी फैक्टर आ जाएगा। ओके तो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है इसमें एनर्जी होती है 20 से लेकर 30 किलो कैलोरी की या 22 किलो कैलोरी के लिए भी 25 to 35% होती है। कार्ब्स 50 to 60 होती है। प्रोटीन 1 ग्राम होती है। ओके जो फैट्स होते हैं 15 से लेकर 30 ग्राम होती है, रट्टा मार लेना। ओके बाकी एंटीरियर रूट के बारे में कह रहे हैं, जो न्यूट्रिशन होती है 2 तरह के रूट से देते हैं, एंटीरियर या पार एंटीरियर होता है। एंटीरियर वाली सेफ होती है, चीपर होती है, लेस इन्वेसिव होती है, फूड डायरेक्टली GIT में चली जाती है। कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम होती है, फैट्स 15 से लेकर 30 होते हैं और प्रोटीन कितने होते हैं, प्रोटीन आपके 0.6 से लेकर 1 ग्राम तक होते हैं। बाकी मेथड्स ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन है। एंटीरियर न्यूट्रिशन सिर्फ फीडिंग से दे सकते हैं, सिर्फ फीडिंग से या ट्यूब फीडिंग दे सकते हैं। ट्यूब फीडिंग में नेजोगैस्ट्रिक, नेजोड्यूडिनल और नेजोजुजिनल ट्यूब आ जाएगा, लेस देन 4 वीक्स है। इसके अलावा जो ट्यूब गैस्ट्रोस्टमी है इसमें परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी आ जाएगा 4 to 6 वीक। इसके अलावा फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी, फीडिंग जुजिनोस्टमी जो कि 6 वीक से ज़्यादा आप देते होते हैं। जो NG है उसको राइस ट्यूब बोलते हैं, इसकी जो बेस्ट पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन होती है, नेक्स्ट स्लाइटली एक्सटेंडेड होती है, इसको बोलते हैं फाउलर पोजीशन। जो PEG होता है ये 4 से लेकर 6 हफ्तों तक रिक्वायर होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ PEG तो उसका निमोनिक है। सीप होता है, सीप ओके एस से होगा आपका सेप्सिस हो जाएगा। ई से आपका ई के बाद F आता है ना तो F से नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस रट्टा मार लेना। ओके ए से आपका एप्सिस आ जाएगा और पी से परसिस्टेंट गैस्ट्रिक फिस्टुला आ जाएगा। क्लियर। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं। एंटीरियर न्यूट्रिशन में ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, GIT रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, मेटाबॉलिक है, बायोकेमिकल कॉम्प्लिकेशन, उसके अलावा इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। ट्यूब रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके तो ट्यूब रिलेटेड के अंदर
ट्यूब मैल पोजिशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ब्लॉकेज हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ब्रेकेज, लीकेज आपको देखने को मिल रहा है। जीआईटी कॉम्प्लिकेशन में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन है, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल में इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी है, विटामिन मिनरल या ट्रेस एलिमेंट्स है। इन्फेक्टिव में आपके एक्सोजीनस और एंडोजीनस, एंडोजीनस में आपकी पेशेंट और एक्सोजीनस में हैंडलिंग कंटामिनेशन आ जाती होती है। आगे जो एनजी की ट्यूबर्स की पोजीशन को कंफर्म करने के लिए एक्सरे करते हैं, एपिगेस्ट्रम को ऑस्कल्टेट करते हैं, एस्पायरेशन करते हैं और रिफ्लक्स करते होते हैं। ट्यूब की ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए आपने ट्यूब को दिन में 2 मरतबा फ्लश करना होता है या फिर आपने काइमोट्रेप्स इस्तेमाल करना होता है। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए आपने हाफ स्ट्रेंथ आपने सोल्यूशन देना है या फीडिंग के रेट को आपने कम कर देना है। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, तो उसके लिए आपने 45 डिग्री की पोजीशन बनानी होती है और हैंडलिंग कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए 4 डिग्री पे आपने इसको सील करना होता है। बाकी मेथड्स ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन है, उसका मिमोनिक होता है, इलमट होता है। आई से क्या है, इनएडिक्वेट इनटेक है 5 लेकर 7 दिन तक। एल से क्या होगा, लो आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला 200 ml से कम है। हाई आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला के लिए हम क्या करते हैं, पार एंटीरियर न्यूट्रिशन करते होते हैं। एम से मैल न्यूट्रिशन है, यू से आपका आ जाएगा अनकॉन्शियस पेशेंट और डी से आपका आ जाएगा डिसफेजिया फॉर सॉलिड्स है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीरियर न्यूट्रिशन, ये वही कंट्राइंडिकेशन है जो कि टीपीएन की इंडिकेशन बन जाती है। तो इसमें आपकी क्या क्या हो सकती है, इसमें आपकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जीआईटी की ब्लीडिंग है, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, सीवियर पेनक्राटाइटिस है, पैरालिटिक आइलियस है, सीवियर डायरिया है, हाई आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला है। तो इस केस में आप एंटीरियर न्यूट्रिशन ही देते हैं। इसके बाद है क्या है, जो एनजी ट्यूब है, राइल्स ट्यूब 110 लेकर 130 सेंटीमीटर होती है। आइडियल लेंथ एडल्ट में नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, नोस ईयर सीफिस टर्नअप, और बच्चों में नीमो रूल होता है, नोस ईयर मिड पॉइंट ऑफ एपिगेस्ट्रम से लेकर अम्ब्लाइकस तक होता है। ओके, तो इसमें कन्वेंशनल राइल्स ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। डाइटिशियन कम एक्सपीरियंस डाइटिशियन को हम सुपरवाइज करते होते हैं। इसके अलावा 20 से लेकर 30 ml हम देते होते हैं पर आवर, और फीडिंग को 4 से लेकर 5 घंटों तक ओवरनाइट कंटिन्यू हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं ताकि गट की पीएच वापस आ जाए। ओके, इसके बाद आ जाते हैं टीपीएन के अंदर। टीपीएन की क्या इंडिकेशन होती है, टीपीएन की इंडिकेशन है कि अगर एंटीरियर न्यूट्रिशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फॉर 5 to 7 डेज। इसके अलावा अगर हाई आउटपुट एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला होते हैं, फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल ट्यूडिनल है या कोई मेजर एब्डोमिनल सर्जरी होनी है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, सीवियर पेनक्राटाइटिस है, जीआईडी की ब्लीडिंग है, बोवल स्कीमिया, पैरालिटिक आइलियस है या मल्टी ऑर्गन फेलियर है, हेड इंजरी है, बर्न्स वाले पेशेंट में, आईबीडी में आप यही करते हैं, टीपीएन को प्रेफर करते होते हैं। ओके, जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है उसको आपने कैसे मैनेज करना होता है, अपने आर्म को एलिवेट करना होता है, वार्म या कोल्ड कंप्रेशन करनी होती है। इसके अलावा अपने कैनुला को साइक्लिकल बेसिस पर चेंज करना होता है ओवर 12 आवर ऑन द कॉन्ट्रालैटरल आर्म। ओके, अब हम आ जाते हैं टोटल पार एंटीरियर न्यूट्रिशन। टीपीएन, टीपीएन की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, टीपीएन की कॉन्ट्राइंडिकेशन है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट ओवर फीडिंग से रिलेटेड है, सेप्सिस से रिलेटेड है, उसके अलावा लाइन से रिलेटेड होती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर रीफीडिंग सिंड्रोम आता है जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज कम, कैल्शियम कम, मैग्नीशियम कम, फॉस्फेट कम। क्रोनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर आपका क्या आ जाएगा, एसेंशियल फैटी एसिड, जिंक की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओवर फीडिंग के अंदर ग्लूकोज, फैट्स और अमाइनो एसिड का एक्सेस लेवल हो जाएगा। लाइक ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरओस्मोलर डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है, हेपेटिक स्टीटोसिस है, हाइपरकैप्निया देखने को मिलता है, फ्लूइड रिटेंशन है। ज़्यादा फैट लेने की वजह से क्या होगा, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, लाइपोप्रोटीन एक्स बन जाएगा, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बन जाएगी। और ज़्यादा अमाइनो एसिड लेने की वजह से हाइपर कोलेरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपर कैल्सीमिया और अमाइनो एसिडीमिया बन जाएगा। ओके, क्लियर। अब रिलेटेड टू द सेप्सिस के अंदर कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस और आपका इसके अलावा सिस्टेमिक सेप्सिस आ जाती है। रिलेटेड टू द लाइन, तो लाइन से रिलेटेड क्या होगा, लाइन से रिलेटेड होगा कि उस जगह पे जिस जगह पे आपने डाली है, ओके, तो वहाँ पर न्यूमोथोरैक्स हो गया, आर्टरी को डैमेज हो गया, ओके, एयर एम्बोलिज्म या थोरैसिक डक्ट डैमेज हो गया, प्लूरल फिगन हो गया, लॉन्ग टर्म यूजेस की वजह से ओक्लेयन या वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सेंट्रल लाइन हम डालते हैं, बेस्ट साइड होती है सबक्लेवियन वेन, ओके, जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वो इंटरनल जुगुलर वेन होती है, ट्रॉमा वाले पेशेंट में डालते हैं। लीस्ट कॉमन साइड फेमरल वेन होती है क्योंकि हाइजीनिक एरिया होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हेपेटिक स्टीटोसिस है तो आपने फैट के कंटेंट को कम कर देना, और अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने टीपीएन को कंट्राइंडिकेशन कर देना है। ग्लूटामिन हम ओवर फीडिंग के लिए देते होते हैं। रीफीडिंग सिंड्रोम में आपने मैच करना है इनटेक और रिक्वायरमेंट्स को। नंबर 2 आपने ओवर फीडिंग को आपने अवॉइड करना होता है। नंबर 3 आपने कैलोरीज को ऐसा बढ़ाना होता है। नंबर 4 आपने विटामिन सप्लीमेंट करने हैं। नंबर 5 हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया को आपने ठीक करना होता है। ऐसे ऐसे आपने कैलोरीज को बढ़ाना होता है। पेरिफेरल टीपीएन के जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है, इसके लिए आपने कैनुला को चेंज करना होता है। क्लियर। और जो सेंट्रल टीपीएन की कॉम्प्लिकेशन होती है वो सेप्सिस होती है। सेप्सिस को कैसे प्रिवेंट करोगे, इंफ्राक्लेविकुलर सबक्लेवियन अप्रोच तैयार रखोगे। इंफ्राक्लेविकुलर सबक्लेवियन अप्रोच है। इसके अलावा हिकमैन लाइन है, पेरिफेरल इनसेटेड, ओके, सेंट्रल लाइंस आ जाती है। पीआईसीसी को प्रेफर करोगे। इसके अलावा पोस्ट इंसर्शन चेस्ट एक्सरे करोगे कि टिप ऑफ कैथीटर सुपीरियर वेना कैवा के अंदर है या नहीं। ओके, ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। बाकी जो न्यूट्रिशनल फ्लूइड दो तरह का होता है, 3 in 1 और 2 in 1। ओके, जो 3 in 1 है उसमें डेक्सट्रोज और अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों होते हैं। डेक्सट्रोज 55 से लेकर 60% होता है, अमाइनो एसिड 20 से 25% और लिपिड्स 20 होती है। जबकि 2 in 1 के अंदर डेक्सट्रोज 75% और अमाइनो एसिड 25% होते हैं। क्लियर। बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3.4, प्रोटीन्स 4 और फैट्स आपकी 9 किलो कैलोरीज तक एनर्जी देते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड के हाइड्रेशन स्टेटस की वजह से जो प्रोटीन है वो 3.3 तक देगी एनर्जी। ओके, तो काफ़ी कम हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के अंदर। अगर 4 से लेकर 6 हफ्तों तक अगर आपने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है तो आपने पीजी देना होता है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोस्टमी या कॉम्प्लिकेशन
कंपोजिशन ऑफ TPN में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, लाइक 70% तक प्रोटीन आती है और लिपिड्स आता है, लिपिड्स 20% तक होता है। हाउ टू अवॉइड कैथीटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, तो आपने रेगुलरली कैथीटर को चेंज करना है 12 घंटों के बाद, और आपने क्या करना है, कैथीटर की टिप को और इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड को आपने कल्चर करना होता है टू कंपेयर डायग्नोस करने के लिए। बेस्ट वे टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस, अगर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन तो आपने सीरम एल्ब्यूमिन देखना होता है, बाकी आप टोटल लिम्फोसाइट या सीरम ट्रांसफर ये सब देख सकते हो। ओके क्लियर। यहाँ पे वेट लॉस पर यूनिट टाइम ये आपके क्रॉनिक केसेस के अंदर आता है, एक्यूट में आपका एल्ब्यूमिन आ जाएगा, बाकी लिम्फोसाइट काउंट है, ट्रांसफेरिन है, वेट लॉस, आइडियल बॉडी वेट आ जाएगा। ओके इसके अलावा है कि अगर LFT डी रेंज हो गया TPN देने के बाद तो आपने फैट के कंटेंट को कम देना होता है, अगर स्टिल डी रेंज है तो आपने TPN को टेम्परेरी आपने स्टोर करना होता है, स्टॉप करना है। ठीक हो गया। ओके अब इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। ओके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो आपने कितना फ्लूइड मेंटेनेंस के तौर पर देना होता है, वो 4:1 आता है। 4:1 में क्या होता है कि अगर 10 kg का है तो 4 ml आ जाएगा, अगर उससे नेक्स्ट kg का है तो 2 ml आ जाएगा, और इससे 20 से अबव का है तो आपने 1 ml पर kg आ जाएगा। ओके ये मिलीलीटर पर आवर था, या मिलीलीटर पर डे, या तो 150 और 20 के रूल को आपने फॉलो करना होता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, नॉन बिलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ओके सक्सेशन स्प्लैश आपको देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलती होती है। ओके और 2 से लेकर 8 हफ्तों वाले में बच्चों में देखने को मिलती है, यानी दो महीनों तक आपको देखने को मिलता है, 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने वालों में। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है वो है हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैल्सियमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद नॉर्मल अनायन गैप। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है और इसमें पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया होता है। पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया क्यों होगा, ओके तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से देखने को मिलता होता है। क्यों, पहले वॉमिटिंग हुई, वॉमिटिंग की वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और क्लोराइड की डिप्लीशन हो गई है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या होगी, ओके हाइड्रोजन सेल के अंदर जाएगी, पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा, हाइड्रोजन सेल के बाहर आ जाएगा, तो पोटेशियम की डिप्लीशन हो जाएगी, तो हाइड्रोजन की सिक्रेशन होगी, हाइड्रोजन की सिक्रेशन की वजह से पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया होगा। अब इसको ठीक करने के लिए क्या क्या होता है, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, हाइपोक्लोरिक में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। ओके और ट्रीटमेंट के अंदर कंजर्वेटिव थेरेपी में आपने IV फ्लूइड्स देने, IV नॉर्मल सलाइन है, पोटेशियम सप्लीमेंट है, इसके अलावा स्टोमक को एम्प्टी करना है गैस्ट्रिक लिबास से, और सर्जरी के अंदर रैमस्टेड पायलोरोमायोटोमी है बच्चों के अंदर। ओके मिनिमम यूरिन आउटपुट आफ्टर एडिक्वेट टिश्यू परफिजन तो 1 ml पर मिनट होता है बच्चों के अंदर। एलन टेस्ट होता है एलन आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए होता है बिफोर द आर्टरी लाइन, और ABG परफॉर्म करने के लिए। ओके ठीक है, ये सारा चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड लिखे, हाइपोटोनिक है, एसोटोनिक और हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक 0.5 नॉर्मल पर्सन सिलाइन होता है, मिमोनिक है, डिग है, DK में इंक्रीज टोटल फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस में इस्तेमाल करते हैं। आइसोटोनिक वाला बर्न्स में, ब्लड लॉस में, एनाफिलैक्टिक शॉक में, डिहाइड्रेशन में देते होते हैं। ओके अब हम आ जाते हैं फ्लूइड थेरेपी के अंदर। अब फ्लूइड थेरेपी में आपने 3 तरह के फ्लूइड देने होते हैं, रिससिटेशन, मेंटेनेंस और इसके अलावा रिप्लेसमेंट फ्लूइड आ जाएगा। रिससिटेशन के अंदर आप इनिशियली 250 से लेकर 500 ml का बोलस देते होते हैं। ओके 5 से लेकर 10 मिनट का, जब तक उसका सर्कुलेटरी वॉल्यूम ठीक नहीं हो जाएगा। मेंटेनेंस के अंदर 35 से लेकर 40 आपका ml पर kg आ जाएगा। इसके अलावा जो सोडियम होती है वो 50 आ जाएगा, पोटेशियम में 50 मिलीमोल पर लीटर आ जाएगा। ओके कैल्शियम 5 आ जाएगा, मैग्नीशियम 1 आता है। रिप्लेसमेंट के अंदर डेली मेंटेनेंस थेरेपी प्लस ऑनगोइंग लॉसेस आ जाएगा। यहाँ पे 2600 है, हालांकि बुक में 2500 लिखा हुआ है। ओके बाकी डेली GIT सिक्रेशन 6800 होती है। बाकी मॉनिटरिंग द थेरेपी, तो इसमें आपने सारी वाइटल्स बता देनी है, पल्स है, ब्लड प्रेशर है, यूरिन आउटपुट है। ओके और क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर डिहाइड्रेशन में आप एडिमा वगैरह को देखते होते कोई फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है, स्किन का टर्गर है, यूरिन आउटपुट और स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी आपकी आ जाती होती है। बाकी ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जब तक वो खाना पीना स्टार्ट नहीं करती। एक बात रट्टा मार लेना कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है वार्म सेप्टिक शॉक के अंदर। शॉक क्या होती है, शॉक इज सिस्टमिक स्टेट ऑफ लो टिश्यू परफ्यूजन जो कि इनएडिक्वेट होती है नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर। शॉक की डिफरेंट टाइप्स होती है, हाइपोवोलेमिक होता है, कार्डियोजेनिक होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एंडोक्राइन होता है। हाइपोवोलेमिक हेमरेजिक और नॉन हेमरेजिक होता है, कार्डियोजेनिक एरिथमिया स्कीमिया और हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव वाला कार्डिक टेम्पोना टेंशन हीमोथोरैक्स और मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में सेप्टिक शॉक है, एनाफिलैक्टिक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वगैरह आ जाएगा। ओके फर्स्ट लाइन थेरेपी इन शॉक तो कौन सी होती है, IV सेंट्रल एक्सेस होती है। फर्स्ट लाइन थेरेपी इन ब्लड लॉस तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी होती है। क्लियर। बाकी बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक है तो ड्रग ऑफ चॉइस एपिनेफ्रिन है। कार्डियोजेनिक शॉक है तो नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन देनी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है तो नॉरएपिनेफ्रिन आपने देनी है या फिनालेफ्रिन है। ओके हाइपोवोलेमिक शॉक है तो आपने क्रिस्टोलाइट्स देनी है, नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट है। शॉक विद ओलिगोयूरिया तो आपने डोपामिन देना होता है। हाइपरड्रीनल शॉक में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना होता है। सेप्टिक में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह देती होती है। अगर किसी शॉक में हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया है तो वो न्यूरोजेनिक शॉक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। बाकी शॉक की सिविरिटी है, शॉक की सिविरिटी को देखने के लिए आपने शॉक को 2 में डिवाइड करना होता है। ओके कौन सी 2 टाइप्स होती है, ओके कंपनसेटेड और डिकम्पनसेटेड होता है। ओके जो डिकम्पनसेटेड है उसको आगे मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होता है। बेस्ट इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ शॉक तो वो यूरिन आउटपुट होती है। क्लियर। जो किन किन पैरामीटर्स को आपने शॉक में देखना होता है उसमें लैक्टिक एसिड है, यूरिन आउटपुट है, कॉन्शियसनेस लेवल है, ब्लड प्रेशर है, पल्स और आपको हार्ट रेट देखने को मिलता होता है। कंपनसेटेड शॉक में लैक्टिक एसिड +1 होगा और जो पल्स होगा वो इनिशियली थोड़ी बहुत राइज कर जाएगी। माइल्ड शॉक के अंदर क्या होगा, माइल्ड शॉक में 2 चीज़ें नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट और ब्लड प्रेशर है। मॉडरेट में मॉडरेट हाइपोटेंशन और सीवियर में सीवियर हाइपोटेंशन है। बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि शॉक में लैक्टिक एसिड बढ़ जाता होता है, यूरिन
यूरिन आउटपुट कम हो जाती है, कॉन्शियसनेस लेवल कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो ज़्यादा हो सकता है इनिशियली, लेकिन फिर खत्म हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता होता है। अब शॉक की वजह से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, लंग्स में यार्डियस हो जाएगा। किडनी में आपको क्या देखने को मिलता है, किडनीज में आपको एक्यूट रीनल इंसफिशिएंसी, एक्यूट रीनल फेलियर, क्लॉटिंग में कोआगुलोपैथी और हार्ट में कार्डियोवास्कुलर फेलियर आपको देखने को मिलेगा। ओके, शॉक वाले पेशेंट में आपने कितना आईवी फ्लूइड देना है, तो उसके लिए आप सीवीपी देखते हैं कितना फ्लूइड देना होता है। सीवीपी या सेंट्रल वीनस प्रेशर ये बढ़ जाता है कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक में, लेकिन जो बेस्ट होता है वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है, कार्डियोजेनिक शॉक वगैरह में करते होती है। ओके, बेस्ट क्लिनिकल पैरामीटर फॉर एडिक्वेसी ऑफ रिससिटेशन तो वो यूरिन आउटपुट होता है, अडल्ट में 0.5 और बच्चों में 1 ml है, वैसे 1 ml को रट्टा मार लेना। ओके, ये मेन होता है। ओके, जबकि बेस्ट लैब वैल्यू फॉर एडिक्वेसी ऑफ रिससिटेशन तो लैक्टिक एसिड होता है, 5 से ज़्यादा हो तो रिससिटेशन पुअर, और अगर 2 से कम है तो रिससिटेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। ओके, इसके बाद हैमरेज वाला टॉपिक है।